हेलो बालक, तो चलिए आप सबका स्वागत है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर 6B के कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो में। आज हम एसएम के सारे चैप्टर्स का फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 सारे चैप्टर्स के सारे केस सिनेरियोस क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को मैं आपको शो करता हुआ चलूंगा। अब जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, राइट, इस मटेरियल में आप देखोगे, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको अपडेट मिल जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, बिकॉज चैप्टर बाय चैप्टर वी विल बी सीइंग ऑल केस सिनेरियोस, और आपको इसे एक वन गो में ही आपको कंप्लीट करना है। इस वीडियो को वन गो में कंप्लीट करने का आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे सिलेबस को आप एक बार में गो थ्रू कर लेंगे। प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में क्या होती है कि आपको नहीं पता होता कि कौन सा केस सिनेरियो किस चैप्टर से है, और यहाँ डिफिकल्टी क्रिएट होती है, समझने में दिक्कत आती है हमें कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, हम आंसर कुछ और लिख के चले आते हैं। इन सबसे आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आपने पूरे सिलेबस को एक बार में गो थ्रू कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में हम पांचों चैप्टर को कवर करेंगे। ये जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, ये मटेरियल आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप parashapathshala.com पे जाओगे तो फ्री रिसोर्सेज में आपको ये मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। वहां से आप एसएम कंपाइलेशन के नाम से है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एसएम के क्वेश्चन आंसर्स कंपाइलेशन के नाम से फाइल आपको वहां दिखेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करता है, राइट। तो हियर इन दिस डॉक्यूमेंट यू हैव द क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आंसर वो आंसर जो आईसीआई ने सजेस्ट किया हुआ है। तो अब मैं इस आंसर्स को थॉरली नहीं कवर कर पाऊंगा, और आपको जरूरत भी नहीं है, बट मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा, तो अगर किसी क्वेश्चन का डिटेल आंसर आप देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, आप उसे तुरंत देख पाओगे। यही रीजन है कि मैंने आपके लिए आंसर भी लगा रखा है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और वी नो दैट कि एसएम के सारे चैप्टर्स का इक्वल वेटेज होता है। एसएम के सारे चैप्टर्स का इक्वल वेटेज होता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। सो पहला क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 1 का। स्वाति इज द मार्केटिंग मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द मार्केटिंग प्रोडक्ट फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप और इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग मैनेजर है ये। कौन है ये? मार्केटिंग मैनेजर है। मार्केटिंग किस लेवल पे आता है? स्ट्रेटेजिक लेवल्स की बात करें तो थर्ड लेवल पे, दैट इज योर फंक्शनल लेवल। Swati leads a team of marketing professionals and works closely with the product development and the sales team to ensure that the company's products are effectively promoted in the market. Okay. She also analyzes market trends and customer feedback. Of course, उसे चाहिए ही, to refine the marketing strategies. Which level is she working at, and discuss the role and responsibility of this level in the organization. So clear cut case है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो मार्केटिंग मैनेजर अगर ये है स्वाति, तो इसका मतलब ये किस लेवल पे है? ये फंक्शनल लेवल पे। ये किस लेवल पे है? ये फंक्शनल लेवल पे है, राइट, सबसे पहली बात। और जब फंक्शनल लेवल पे है तो फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम क्या होता है? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और हमें ये आंसर करना है किसके कंटेक्स्ट में? मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में। स्वाति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हम जानते हैं कि फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम क्या होता है। तो भाई, तो जो भी हायर लेवल स्ट्रैटेजीज है, जो कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज हैं, उनको सपोर्ट करना, राइट। तो वहां से जो भी गाइडलाइंस आते हैं वही बेसिकली एग्जीक्यूट किया जाता है आपके फंक्शनल लेवल पे। सो आपको यही बताना है बेसिकली। तो पहला सवाल तो आपका यही है कि वो किस लेवल पे काम कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल लेवल। और फिर फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा हमें यहाँ लिखने को हमारे पास नहीं होता है। तो ऑपरेट्स एट व्हाट? फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। शी हैज टू डेवलप व्हाट? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हम क्या बोलेंगे? उसका काम क्या होगा? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, क्योंकि स्वाति किस डिपार्टमेंट को डील कर रही है? She is the marketing manager, तो certainly she will be making what? Marketing strategies, right? और ये जो कोलैबोरेशन है उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स की टीम के साथ, तो वो तो होता ही होता है, जाहिर सी बात है। मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना, कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करना, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना। सेम चीज जो क्वेश्चन में था वो आप यूज करोगे व्हाइल यू राइटिंग आंसर, राइट। स्वाति इंश्योर दैट द कंपनीज प्रोडक्ट आर इफेक्टिवली प्रमोटेड इन द मार्केट। द सेम थिंग व्हाट यू हैव स्टडीड देयर। तो हम कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना, कस्टमर ट्रेंड को समझना, और साथ ही साथ मार्केट को सर्वे करना, प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना, सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि इफेक्टिव मार्केटिंग की जा सके, प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचा जा सके। तो हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों में कोऑर्डिनेशन निश्चित रूप से होता है। इट प्ले क्रिटिकल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड द डेली ऑपरेशंस। तो
जाहिर सी बात है जो आपका फंक्शनल मैनेजर है उसी का काम होता है डेली ऑपरेशंस को कैरी आउट करना, तो ये गैप को ब्रिज कर रहा है। हाई लेवल स्ट्रैटेजिक गोल को एक्शनेबल प्लान में ट्रांसलेट करना है इसका काम। जो फंक्शनल लेवल के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दैट इज टेक्निकली योर आंसर, राइट। वो अपनी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस दैट इंपैक्ट द कंपनी सक्सेस, मेकिंग स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कहाँ किस में, तो आप बोलोगे सर मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में दे विल बी मेकिंग स्ट्रैटेजिक चॉइसेस एंड सो ऑन। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। व्हाट वी हैव टू डू इज जो फंक्शनल लेवल के जो हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़े हुए हैं उसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखना है, मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में लिखना है। हम जानते हैं फंक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में, फंक्शन स्ट्रैटेजी ड्राइव एंड सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रैटेजीज। तो हायर लेवल पे जो लॉन्ग टर्म जो आपकी जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज बन रही है, बिजनेस लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज बन रही है, उसी को इंप्लीमेंट करने का काम बेसिकली कहाँ होता है, आपके फंक्शनल लेवल पे होता है। बस आपको अपने आंसर को थोड़ा सा ट्विक करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मार्केटिंग, दैट इज इट। अब यहाँ आप जनरल आंसर फंक्शनल मैनेजर के बारे में नहीं लिख सकते, आपको मार्केटिंग मैनेजर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आंसर लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ABC retail chain regularly monitors consumer trends and supply chain flexibility. The retail chain tracks customer trends to adjust its offerings. So trend के हिसाब से ये अपने offering को क्या करते हैं, adjust कर लेते हैं, ensuring they meet customer needs. Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to the demand fluctuation. So if there is change in any demand fluctuation होता है तो accordingly they can adjust their supply chain. Their supply chain is highly flexible. This strategy enables ABC retail chain to anticipate market shift and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. किस तरह का स्ट्रैटेजी ये अप्लाई कर रहे हैं, राइट? जरा देखो इस केस को पढ़ के हमें दो चीजें दिख रही हैं, that they are maintaining a flexible supply chain to respond swiftly to the demand fluctuation, right? So and साथ ही साथ हम क्या कह रहे हैं कि they adjust their offerings as per the customer trends. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर दिस इज, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इट इज, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ये दोनों का ब्लेंड है, ये प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का क्या है, ब्लेंड है। दे हैव अ हाईली फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन इन प्लेस टू मीट द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो से दैट इफ देयर इज एनी शिफ्ट इन द कस्टमर ट्रेंड देन अकॉर्डिंगली वी विल एडजस्ट आवर ऑफरिंग। सो आप क्या बोलोगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो द रिटेल चेन एम्प्लॉइंग अ स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव को क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन कर देना चाहिए। व्हाट यू सिंपली डू इज यू सिंपली एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ABC Pharmaceuticals, a leading pharmaceutical company, is in process of formulating its strategic intent. The top management of ABC wants to define the company's future direction, objective and goals. यहां तक कुछ खास नहीं है। Their aim is to create a vision. ये आपका सवाल हो गया, आपको विजन क्रिएट करने को बोल रहा है। That sets the organization apart and provide a roadmap of future growth. ABC Pharmaceutical aspire to enrich the life of people. देखो यहां से हिंट है आपके पास, ये क्या करना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि सर aspire to enrich the lives of people by producing high quality pharmaceutical product at competitive prices and wants to become the world's leading pharmaceutical company by 2030. Based on this context, draft a vision and mission statement आपको ड्राफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप क्या करो, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके दो। आप जानते हैं विजन स्टेटमेंट में हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट होते हैं, मिशन में हमारे पास कई सारे मिशन हो सकते हैं। जब आप विजन को ड्राफ्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप इसी को यूज करोगे, राइट। सो देखो जरा बड़ा सिंपल सा क्या बनता है विजन, टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन एंड एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आपने कुछ नहीं किया, इट्स ऑलरेडी हिंटेड इन क्वेश्चन एंड दे विल हैव टू हिंट, दे विल हैव टू गिव यू द नेचर ऑफ बिजनेस। वो किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या उनका एस्पिरेशन है, वो आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगा। उसी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप विजन स्टेटमेंट को फ्रेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू विल बी फ्रेमिंग द मिशन स्टेटमेंट्स एज वेल। कैसे, लोगों के वेलबींग को इंप्रूव करना, सेफ इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मेडिसिन को प्रोड्यूस करना, इनोवेशन कोलैबोरेशन एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। सो ये सर्टेन क्या हो सकते हैं, हमारे पास मिशंस हो सकते हैं। मिशंस आर बेसिकली फाउंडेशन, मिशंस आर प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। वंस यू हैव द विजन यू कैन इजीली ड्राफ्ट द मिशन। मैंने आपको क्लास में ये सब थॉरली समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इमेजिन यू आर अ स्ट्रेटजिक कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ रिटेल कंपनी दैट इज फेसिंग इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स।
The company is considering several strategic options to improve its market position. Using the concept that the strategy is partly proactive and partly reactive, explain how the company can develop a strategic approach to address this challenge. तो भाई क्या कर रहा है, बेसिकली एक रिटेल कंपनी है, उनको कंपटीशन मिल रहा है किससे, ऑनलाइन रिटेलर से, कि मल्टीपल ऑप्शंस को अभी फिलहाल तलाश रहे हैं ताकि अपने मार्केट पोजीशन को इंप्रूव कर सके। आपसे पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, और आपको करना क्या, पार्टली प्रोएक्टिव क्या होता है और रिएक्टिव क्या होता है, बस बेसिकली आपको डिफाइन कर देना है, दैट्स इट। यहाँ कुछ खास लिखने के लिए है नहीं, क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा इंडिकेशन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, उस रिटेल चेन के कंटेक्स्ट में पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव को डिफाइन करोगे, और इफ यू कैन पुट सम पॉइंट तो आप डाल सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता। नंबर 5 इस तरह के क्वेश्चन में, राइट, देखो, टेक इनोवेटर्स इनकॉर्पोरेशन, अ रैपिडली एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी एम्स टू लीड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद रिसेंट ग्रोथ। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग व्हिच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बी बेस्ट सपोर्ट इट्स विजन फॉर इनोवेशन एंड लीडरशिप इन एन एआई टेक्नोलॉजीज। अब हमसे क्या पूछ दिया उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा। क्या पूछा हमसे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा। अब इस बात को समझना होगा आपको कि अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको दो जगह पूछा जा सकता है, राइट, और चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 5 में भी। चैप्टर 1 में आपके पास नेटवर्क रिलेशनशिप करके एक टॉपिक है जिसमें बेसिकली आप स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हैं, और चैप्टर 5 में आपको थॉरली सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना होता है। तो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, तो आपको क्वेश्चन ये हिंट करेगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन आपको हिंट कर रहा होगा, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। दे आर कंसिडरिंग 3 ऑप्शंस, देखो यही बता दिया, फंक्शनल, डिविजनल एंड द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप फॉर फ्लैट कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट एंड द मैट्रिक्स आल्सो रिलेशनशिप फॉर क्रॉस फंक्शनल टीम्स। तो आपके पास कितने विकल्प हो गए, फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया और मैट्रिक्स हो गया। Which of these relationship, functional, divisional, horizontal, and matrix, will be most effective, effectively achieve tech innovators in his strategic goal, and why? So this is the question. So they are leading in artificial intelligence and machine learning. With recent growth, the company is evaluating which organizational structure will best support its vision for innovation and leadership in AI technologies. Now, to answer this question, you have to understand the nature of IT business. जब हम IT business की बात करते हैं, तो आईटी बिजनेस किस आधार पे काम करता है, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता है ना, यहाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होते हैं। और आपको याद होगा जैसे ही हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, इन दैट केस वी सिंपली रेफर व्हाट द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। हम किसको रेफर करते हैं, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होते हैं, राइट, और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो आप इसका जो डिटेल्ड स्टडी विद एग्जांपल करते हो ना, वो आप चैप्टर 5 में करते हो, चैप्टर 1 में नहीं है इसका जिक्र बहुत ज्यादा। लेकिन जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको निश्चित रूप से बताया था कि क्या कनेक्शन है दोनों टॉपिक में और किस तरह से आप एक जगह से दोनों टॉपिक को कंट्रोल कर सकते हो। आईटी सेक्टर है, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेफर होगा, और आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, करेक्ट। अब यहाँ जो आंसर दिया गया ना हमें, हमसे ये पूछा गया कि विच इज द इफेक्टिवली which will be most effectively achieve the goal of the company and why. So we have to answer about the matrix only. हमें सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में लिखना है टेक्निकली, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, राइट। बट इसका जो आंसर दिया है ना इंस्टीट्यूट ने, उस आंसर में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सभी तरह के रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिया है, फंक्शनल, डिविजनल, हॉरिजॉन्टल और मैट्रिक्स, तीनों रिलेशंस को उन्होंने क्या किया है, उस आंसर में डाल दिया है। बट क्या हमें वाकई जरूरत है, तो जवाब है नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में अगर आप लिख के आ जाते हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, राइट। तो आपको सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में ही जिक्र करना है। जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप पूछा गया, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पूछा गया, हम सिर्फ उसके बारे में लिख के आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स अगर हमारा आंसर है तो हम फंक्शन भी लिखें, डिविजनल भी लिखें, हॉरिजॉन्टल भी लिखें और मैट्रिक्स भी लिखें। इतना ना हमारे पास टाइम होता है और ना ही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो क्या करें, ये जो सजेस्टेड आंसर है इंस्टीट्यूट ने जो बुक में दे रखा है उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से क्या हो गया, ये इररिलेवेंट थ्योरी हो गया, इररिलेवेंट कंटेंट हो गया जिसका क्वेश्चन डिमांड ही नहीं कर रहा है। हम सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में लिख के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ सीईओ। अच्छा हाँ, आपको मैं क्या कहने वाला था, मैंने कहा था इस क्वेश्चन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, केस सिनेरियो क्वेश्चन से मत घबराना एग्जामिनेशन हॉल में। केस सिनेरियो क्वेश्चन में अच्छा ना कर पाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपकी घबराहट।
जब आप क्वेश्चंस के लेंथ को देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आप एसएम में देखते हैं तो पहले ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि ये किस चीज के बारे में है। आपको बहुत शांत रहना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ केस सिनेरियो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ रहा होता है ना, जो बेस्ड होता है ना, वो फैक्ट के आधार पे होता है, वो नॉलेज बेस्ड होता है, कहीं कोई ट्विस्टिंग नहीं होती। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे, बहुत आसानी से, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा डेटा दिया गया है और आपको एनालाइज करने को कहा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो उन्हें क्वेश्चन पूछना है, मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वो उसको क्या करते हैं, सिनेरियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक लाइन के क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, 20 लाइन के बीच में डाल दिया कहीं, और फिर वो आपसे बोलते हैं कि तुम ढूंढ के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ट्रस्ट में यही है केस सिनेरियो के हालात। तो यहां बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और एक बात और बताऊं, जितना लंबा क्वेश्चन होना उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एफएम की और एसएम की, दोनों की। एफएम में ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन का मतलब है ज्यादा डिटेलिंग होगी, भले ही आपका थोड़ा टाइम जाएगा, बट कुछ भी हिडन नहीं होता है, जनरली सब कुछ सामने रखा होता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस करके रखा है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। एसएम का भी यही हाल है, वो जितनी ज्यादा बातें करेंगे ना क्वेश्चन में, आपको उतना ज्यादा इनपुट मिलेगा और आपके लिए आंसर को आइडेंटिफाई कर पाना उतना ही आसान हो जाएगा, आंसर को लिख पाना उतना ही आसान हो पाएगा। अभी आपने विजन स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग में देखा था कि उन्होंने कंपनी के बारे में 3 लाइन लिखा और वही 3 लाइन आपका आंसर बन गया, और बहुत आसानी से आपने उसने विजन ड्राफ्ट कर लिया। और वंस यू हैव ड्राफ्टेड योर विजन, तो कंपनी के लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, मिशन को भी आसानी से ड्राफ्ट कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम आपके लिए नहीं होता। तो बिल्कुल नहीं घबराना है केस सिनेरियो से, एकदम कूल माइंड से उसको पढ़ो। एग्जाम में आपके पास एक ही चैलेंज होगा कि आपको नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से, तो वहां बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे अभी जो स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द 5th चैप्टर एज वेल। तो वो इंडिकेशन आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा बेसिकली कि ये किस कॉन्सेप्ट से कहां से पूछा गया है, तो आप आसानी से अपना आंसर कर पाओगे। सो क्या करना है, घबराना नहीं है, अब वो कूल माइंड के साथ डील करना है, राइट। और एक साथ कंप्लीट करना है इस वीडियो को। मैं फिर से कह रहा हूं, शुरू में कहा था पेशेंस रखना, धैर्य रखना, राइट। देखना, मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ सीईओ बाय XYZ लिमिटेड, FMCG कंपनी, ठीक है। राज क्या है भाई, सीईओ है FMCG कंपनी के, that has diversified into affordable cosmetics. The company intends to launch feel-good brand of cosmetics. XYZ wishes to enrich the life of people with its product that are good for skin and a product in ecologically beneficial manner using herbal ingredients. देखो, ये आपको कंप्लीटली बिजनेस का नेचर आपको इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। फिर आपसे बोल रहे विजन बनाओ, मिशन बनाओ, बना दोगे ना बहुत आसानी से। अब क्या कहते हैं, फील गुड कॉस्मेटिक्स एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी, इट मे हैव विजन टू, क्या बोला, लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इंप्रूव लुक, गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल, राइट। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रेम द मिशन टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स, टू एनहांस द लाइफ ऑफ द पीपल, to protect skin from the harmful elements and to produce herbal cosmetics using natural ingredients. So आपका विजन एंड मिशन क्या है, अलाइंड है। सो विजन का इंडिकेशन दे विल गिव इन द क्वेश्चन, और विजन बनते ही आपका मिशन बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मिशन बेसिकली हम बनाते हैं विजन को अचीव करने के लिए, राइट। नंबर 7, Yummy foods and tasty foods are successful competing in the business of ready to eat snacks in Patna. Yummy has been pioneer in introducing innovative products. These products will give them good sale. However, tasty food will introduce similar product in reaction to the product introduced by the Yummy. तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, प्रोएक्टिव कौन हो गया, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके कौन आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यमी फूड जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, और टेस्टी फूड सिंपली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके इनोवेशन को, यमी फूड के इनोवेशन को, तब जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसका मतलब यमी फूड क्या हो गया, प्रोएक्टिव, यमी फूड इज प्रोएक्टिव, और टेस्टी फूड क्या हो गया, टेस्टी फूड इज रिएक्टिव। यमी है प्रोएक्टिव एंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव। बस इसी पैटर्न पे आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। जब भी केस को आंसर करो और केस में सफिशिएंट कंटेंट है, तो आपका जो आंसर राइटिंग है ना, वो कंपनी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, उसका नाम मेंशन होना चाहिए, कंपनी से रिलेटेड एस्पेक्ट को डील करोगे आप अपने आंसर में, उसको इनपुट करने की कोशिश करोगे, राइट। बिल्कुल ही कोर थ्योरी उठा के मत डालना, तब जब क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सिंपली लिख के आना होगा, जैसे अभी इससे पहले वाला जो प्रोएक्टिव रिएक्टिव था, उसमें मैंने बोला आप कुछ भी खास करने लायक यहाँ नहीं हो, आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ही लिख के आना है। तो जो आपने पढ़ा है थियरी, वो कंटेंट आप लिख के आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
बट किसी किसी क्वेश्चन में देयर विल बी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योर आंसर राइटिंग एज वेल. Question number 8. Ramesh Sharma has 15 stores selling consumer durables in the Delhi region. 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sale of refrigerator, television, washing machine, air conditioner and like till 4 years back. With shift to the purchase to the online store, the sale of his stores came down to about 70% in the last 4 years. तो सेल क्या हुआ है, इनका डिक्लाइन हुआ है. Analyze the position of Ramesh Sharma in the light of limitations of strategic management. So what is this question? This question talks about the limitation of strategic management. Straight question है और हमें strategic management के limitations को बताना है. अब रमेश शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट क्या होता है हमारा, तो हम जानते हैं एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, राइट. अब इसको लिखते वक्त हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करनी है, हमें बात करनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जिसके रिलेटेड ये केस है ना. आपको इतना डिटेल देने का पर्पस यही होता है. अभी अभी मैंने क्या बताया, जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल्स दिया हुआ है कंपनी के काम का, वहां आपके आंसर में उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, है ना. जैसे देखो मैं एक का एग्जांपल आपको दिखाता हूं. एनवायरमेंट अंडर विच स्ट्रेटजीज आर मेड इज हाईली कॉम्प्लेक्स, ये तो पहला लिमिटेशन हो गया मेरा. एंड ट्रबलेंट एंट्री ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स, अ न्यू काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन ब्रॉट अ डिफरेंट डायमेंशन टू सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. Online stores with their size, power could control the market and offer stiff competition to the traditional stores. So ये complexity, ये environment से related aspect है. New entry हो गई rival की और वो new capacity के साथ आ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही stiff competition कर देगी इंडस्ट्री में. तो हमने क्या किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेंस में कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को एक्सप्लेन किया. और आप जानते हैं आपके पास 4 लिमिटेशंस होते हैं. एक हो गया कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, एक हो गया इसका प्रोसेस क्या होता है, टाइमली होता है, difficult to predict how things will shape in the future, it's a time consuming process and it is a costly process. ये सारे के सारे क्या थे, limitations थे. तो इन्हीं को हमें क्या करना है, मेंशन करना है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ. धर्म सिंह, the procurement department head of Cyclex, a mountain biking equipment company, was recently promoted to look after sales department. धर्म सिंह को क्या किया, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया. along with procurement department, साथ ही साथ procurement department का भी वो हेड है. His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity, but have never involved him in the decision for the company. अब टॉप मैनेजमेंट जो है वो जानता है कि धर्म सिंह इज हाईली कैपेबल, धर्म सिंह हैज द लीडरशिप क्वालिटी एंड दे आर वेरी मच assured that the Dharam Singh will be able to implement the policies and strategies. इसके बावजूद भी, इतना जानने के बाद भी वो धर्म सिंह को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते. रिविजनरी वीडियो में भी मैंने आपको इस क्वेश्चन का जिक्र किया था और मैंने बताया था ये कितना इंपॉर्टेंट है. 2 अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि हम जानते हैं, आप याद करो हमने कहा था कि फंक्शनल लेवल से धर्म सिंह किस लेवल पे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड है. इसका मतलब वो फंक्शनल लेवल पे है, ठीक है. सो धर्म सिंह फंक्शनल लेवल पे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या मिलेगा, तो रियल टाइम फीडबैक. आपको याद है हमने कहा था इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक मिल सकता है, राइट. और जिसके आधार पे हम अपने पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं. इसीलिए हमने कहा था कि जो कॉर्पोरेट लेवल है उसको फंक्शनल लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए. और यहां इसलिए यह अप्रोच क्या हो जाएगा, राइट अप्रोच नहीं होगा. वैलिडेट योर आंसर विद द लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, देखो सेम आंसर होगा. आपने तो पहले बोल दिया नहीं ये अप्रोच सही नहीं है, फिर कहते दिस इज सो बिकॉज फंक्शनल मैनेजर लाइक धर्म सिंह आर क्लोजर टू द कस्टमर सप्लायर ऑपरेशन देन द टिपिकल जनरल मैनेजर इज. ये फ्रंट लाइन फोर्स है हमारा. दे आर वेरी क्लोज टू द कस्टमर सप्लाई एंड ऑपरेशंस एंड फ्रॉम देयर वी विल गेट इंपॉर्टेंट आइडियाज, राइट. और ये आइडियाज में टर्न इनटू मेजर स्ट्रेटजीज फॉर द कंपनीज. तो वी मस्ट लिसन क्लोजली टू दोज आइडियाज. इसीलिए टॉप मैनेजमेंट का रवैया यहां ठीक नहीं है. अकॉर्डिंगली यू विल एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 10. ABC Limited in a wide range of business which include apparels, lifestyle product, furnitures, real estate and the electrical products. The company is looking to hire a suitable chief executive officer. CEO को hire करना चाहता है. Consider yourself as a HR consultant of ABC Limited. You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of CEO. Name the strategic level that this role belongs to and enlist the activities associated with it. है ना. अब ये तो देखो ये शुरू का जो है ना, ये पहला तो शुरू का 3 लाइन कोई मतलब ही नहीं है इसका. क्वेश्चन तो उसके बाद है.
और वो डायरेक्ट ये इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी पूछ सकते थे, भाई जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीईओ को इनलिस्ट करो और ये बताओ कि सीईओ स्ट्रेटेजिक लेवल में किस लेवल पे पाया जाएगा, राइट। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, राइट। बट जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं और ये लगातार हो रहा है, और आपको क्वेश्चंस में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के सिनेरियो बेस्ड दिखते हैं। इससे पता चलता है बेसिकली कि आपको कितना डेप्थ है आपका सब्जेक्ट में, कितनी पकड़ है, कितना ज्यादा आप समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को, आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। You have to be very clever while studying case scenarios, और majority of case scenarios तो ऐसे होते हैं कि लास्ट के 2 लाइन में उसके क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट के 2 लाइन पढ़ोगे फटाक से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, समटाइम देयर इज ट्विस्ट, तो पूरे क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना है। बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं हाउ सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि भाई किस लेवल का है, तो कॉर्पोरेट लेवल का होगा। किस लेवल का होगा, कॉर्पोरेट लेवल का होगा। उसके बाद सीईओ के रोल्स को आपको बता देना है, सीईओ के रोल्स को आपको बता देना है। रिविजनरी वीडियो में भी मैंने बहुत हाईलाइट किया था इस पार्ट को भी। तो ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाना, मिशन में विजन बनाना, किस बिजनेस में हमें जाना है इसके बारे में बताता है। अलोकेटिंग रिसोर्सेज अमॉन्ग द बिजनेसेस, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन फॉर स्ट्रेटजीज, प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर दैट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर कंसिस्टेंट with maximizing shareholder wealth and managing the divestment and acquisition process. हमने कहा था CEO is basically is responsible to protect the well-being of shareholders, right? उस पॉइंट को अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। The roles and responsibilities of CEO is the straight question of this answer of this particular question. ठीक है। Then see the descriptive question of chapter 1. पहला क्वेश्चन बनता है, what is SM? What benefits accrue from following a strategic approach to managing? मतलब आपको बताना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन और उसके बेनिफिट्स। स्ट्रेट क्वेश्चन है, डेफिनेशंस एंड बेनिफिट्स बताओ, काम खत्म। आर देयर एनी लिमिटेशन अटैच टू एसएम? यस। तो आपको क्या करना है, एसएम के लिमिटेशंस को बता देना है, जिस क्वेश्चन को अभी अभी आपने देखा था। डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल ऑफ फॉर्मुलेशन, तो आपको तीनों लेवल को बताना है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, इसको आपको डिस्कस कर देना। आप जानते हो बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये था आपका चैप्टर 1। तो ये जितने भी केस सिनेरियोज आपने देखे, आपने क्या सीखा, आपने क्या देखा, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है, देखो आपको कंफ्यूजन 2 ही तरह के केस में हो सकता है जिसपे आपको अलर्ट रहना है, एक प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। अगर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्पेसिफिकली क्वेश्चन में वर्ड मेंशन ना हो और क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए तो फिर अदर चैप्टर के कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे, 1-2 बार उस क्वेश्चन को देख लेना अच्छी तरह से। और आपको केयरफुल रहना है स्ट्रक्चर को लेके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग क्वेश्चन में ना हो तो उस कंडीशन में कंफ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज कोई सोर्स ऑफ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी इसमें हमें पढ़नी नहीं है और बहुत सिंपल तरीके से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, राइट। फिर से कह रहा हूं, पेशेंस रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने लाइक जरूर कर दिया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा चैनल को, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द चैप्टर नंबर 2। जहां तक चैप्टर 2 का सवाल है, हम जानते हैं ये किसकी बात करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस की बात करता है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दैट इज डेडिकेटेड टू द एनालिसिस। चैप्टर 2 में आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, चैप्टर 3 में इंटरनल को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो रिगार्डिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल एनालिसिस। ये कह रहा है एबीसी कॉर्प, अ मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, is planning to expand its operations into new country. The company's senior management is evaluating the potential risk and opportunities of entering this new market. As part of their analysis, they decide to use the PESTEL framework to assess the external factor that could impact their decision. So, किस चीज को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, पेस्टेल को। और आप जानते हैं पेस्टेल का हम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं एनालाइज करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। How can the PESTEL framework help ABC Corp assess the external factors affecting its decision to expand into the new country? So, इसमें आपको करना क्या है, you have to explain the PESTEL factor. You know, ये एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, बट वो किस कंट्री में जा रही है और उस कंट्री का क्या सिचुएशन है, इससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर जनरल आंसर होने जा रहा है। जनरल आंसर से मेरा मतलब ये है कि आप जब इसका आंसर लिखोगे तो यू विल बी एक्सप्लेनिंग द पेस्टेल, आप पेस्टेल को एक्सप्लेन कर रहे होगे, एज सिंपल एज इट इज। आपको क्या करना है, पेस्टेल को एक्सप्लेन कर देना है, राइट। टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट।
एक्सप्लेन करते वक्त एबीसी के रेफरेंस से एक्सप्लेन करना है। हालांकि आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स का और किस कंट्री में जा रहा है हमें ये भी नहीं बताया गया है, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ आप नहीं बोल सकते, तो आपका ये जनरल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यू आर अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर ऑफ अ टेक कंपनी launching a new smartphone model, right? The company wants to target tech-savvy consumers who value innovation and cutting-edge technology. Using the concept of customer behavior, develop a marketing strategy to promote the new smartphone. तो यहाँ आपसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने की बात की जा रही है टू प्रमोट अ न्यू द न्यू स्मार्टफोन। उसके लिए कह रहा है कि यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर। Now this is a very tricky question. आपसे क्या कहा जा रहा है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो आपको कस्टमर बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और आपने सीखा था इसको कि कस्टमर बिहेवियर में हमने कस्टमर एनालिसिस एंड कस्टमर बिहेवियर की हमने बात करी थी जब हम चैप्टर को देख रहे थे। तो और जब हम कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करने की बात करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम 3 डोमेन में बांटते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और डिसीजन मेकिंग होती है। ये स्ट्रेट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के बारे में आपको लिख के आना है बेसिकली। देखो क्या है, द कंज्यूमर बिहेवियर में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड दीज एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कंसेप्चुअल डोमेन्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस जो इंडिविजुअल का अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, थॉट प्रोसेस है, and then there is the decision making. After decision making there is a post decision processes involved. इस तरह से आप क्या करते हैं, इन कंसेप्चुअल डोमेन्स को यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट्स इट। प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ कुछ भी बहुत ज्यादा अलग तरह से आपको सवाल नहीं पूछा गया। अगर आप ये जानते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस एंड डिसीजन मेकिंग एंड देन द पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, तो बहुत आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ग्रीन थ्रिफ्ट इन कंसेप्ट, अ सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर इज एक्सपीरियंस अ सर्ज इन पॉपुलैरिटी ड्यू टू ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, सस्टेनेबल क्लोथिंग है ये, तो एनवायरमेंटल इश्यूज के में अवेयरनेस बढ़ने से इनका डिमांड बढ़ रहा है, राइट। अमॉन्ग कंज्यूमर्स द कंपनी स्पेशलाइजेज इन सेलिंग सेकेंड हैंड क्लोथिंग एंड अपसाइकल्ड गारमेंट्स, ऑफरिंग एन इको फ्रेंडली alternative to traditional fast fashion. A major concern of green theft is the emergence of new sustainable fashion brands in the market. These brands focus on using organic and recycled materials as well as ethical manufacturing practices which align with the values of environmentally conscious consumers. Right? तो यहां बेसिकली क्वेश्चन है कि माइकल पोर्टर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, है ना, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो हम बात कर रहे हैं क्या, इमर्जेंस ऑफ न्यू सस्टेनेबल फैशन की। जब हमने इमर्जेंस ऑफ न्यू सस्टेनेबल फैशन की बात करी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। यही आपका सवाल है बेसिकली, बिकॉज द ग्रीन थ्रिफ्ट इज ऑलरेडी डूइंग गुड, राइट। इसको प्रॉब्लम कहां से आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है न्यू कंपनीज के एंटर से, न्यू फैशन ब्रांड्स के एंट्री से, जो ऑर्गेनिक एंड रिसाइकल्ड मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑर्गेनिक एंड रिसाइकल्ड मटेरियल पे फोकस करेंगे तो आप देख लो ग्रीन थ्रिफ्ट का क्या था, सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर था वो, तो जाहिर सी बात है उसको डायरेक्ट हिट मिलेगा। तो इसको बोलेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ये क्या है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स फॉल्स अंडर द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ये आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है और उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देना है इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अच्छी, क्वेश्चन नंबर 4, Reshuffle Corp is a company that manufactures and sells office furniture. They offer a range of products from desks and chairs to cabinets and shelves. Recently, the company has been facing increased competition from online retailer offering similar product at lower prices. Okay. Analyzing the characteristics of the product in the furniture industry, discuss how Reshuffle Corp can differentiate its product to maintain a competitive edge in the market. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसने पूरी तरह से आप पे छोड़ दिया। आपसे वो क्या कह रहे हैं कि आप
फर्नीचर मार्केट का, फर्नीचर इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट को एनालाइज करो. यू आर नो इंफॉर्मेशन गिवन हियर. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्नीचर मार्केट विल डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ आंसर. इसीलिए मैं हमेशा आपको रेगुलर क्लास में भी कहता हूं कि वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू टॉपिक्स और वहां वेन एवर सम एग्जाम्पल्स कम्स, और जब डिटेल में एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं तो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो. द रीजन इज वेरी सिंपल. इन क्लासरूम ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री के बारे में आप डिस्कशन करते हो, किसी के बारे में कम, किसी के बारे में ज्यादा. यू गेन नॉलेज ऑफ दैट इंडस्ट्री. इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में आपको वो नॉलेज काम आता है. यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है. तो आपको फर्नीचर इंडस्ट्री में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, उसको आपको एनालाइज करने की बात की जा रही है. और फिर कहा जा रहा है कि ये बताओ कि रीशफल अपने आप को किस तरह से डिफरेंशिएट करे ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एज को बना के रखे. राइट. सो हियर दिस विल बी आंसर जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा. तो जरूरी नहीं है कि आप सबका आंसर एक वो हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है. तो टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट, जिसको आप देखते हो. प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे आप काम करोगे, प्रोडक्ट फीचर्स पे आप काम करोगे, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच रिशफल रखेगा. राइट. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रिशफल करेगा. राइट. इस आंसर को एक बार देख लेना, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना. राइट. नंबर 5 देखो. रिया शर्मा owns a confectionery business in Jaipur, specializing in homemade chocolate and candies. Despite holding a substantial market share in the central region, her business has experienced declining sale of this product over the last few years. तो भाई ऐसा है कि कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस है और लास्ट ईयर में क्या दिख रहा है, डिक्लाइन दिख रहा है सेल में. Concerned about the market dynamics, Riya consult a management expert for guidance. The consultant recommends a comprehensive understanding of the competitive landscape. तो कंसल्टेंट क्या कह रहा है कि भाई यू नीड टू हैव द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय रिया शर्मा टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप टू एड्रेस द सेल्स डिक्लाइन. तो अब आपको बताना है कि क्या स्टेप्स हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस में. स्ट्रेट क्वेश्चन है ना सर. ये तो वही बात हो गई, हर एक केस में तो हमें ऐसा ही दिख रहा है कि क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. राइट. सो वी हैव टू टेल द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं. तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से. आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर, डिटरमिन देयर स्ट्रेंथ, डिटरमिन देयर वीकनेसेस एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर. दिस इज योर आंसर. सिंपली आप क्या कहते हैं, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, मतलब who are the competitors. Number 2, understand the competitors, means what are they selling. Number 3, determine their strength. Number 4, determine their weaknesses. And number 5, put all information together. That is your answer. पांचों steps को लिखो, आपका आंसर complete. Number 6, a company has recently launched a new product in the market. ठीक है. Initially it faced slow growth, limited markets and high prices. ये इंट्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. याद आया आपको कुछ? पीएलसी को अगर हम देखें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मेरा स्लो ग्रोथ होता है, लिमिटेड मार्केट रहता है और वहां प्राइस भी हाई होता है. हाउएवर ओवर टाइम द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्सपैंडेड रैपिडली, प्राइसेस फेल एंड कंपटीशन इंक्रीज्ड. आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब यहां कंफ्यूज मत होना है, स्टेजेस पूछा है इन्होंने. तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरा वाला हाउएवर के बाद जो है वो वाला स्टेज मुझे बताना है. इट्स नॉट लाइक दैट. मुझे दोनों स्टेज बताना है. तो हमारे आंसर में हम क्या कहेंगे, जो पहला स्टेज है ना, जब आपका सेल क्या है, स्लो है, मार्केट क्या है, मार्केट इज लिमिटेड, और प्राइस क्या है, प्राइस आपका हाई है. ये वाला जो सिनेरियो है, ये है आपका इंट्रोडक्शन. ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, इंट्रोडक्शन. और फिर उसके बाद आता है शार्प राइज इन सेल. एंड दिस पार्ट में हम क्या कह रहे हैं, ओवर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपैंड. डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. प्राइस क्या होता है, फॉल होता है. कंपटीशन क्या होता है, बढ़ता है. तो दिस इज माय ग्रोथ फेज. ये कौन सा फेज होता है मेरा, ग्रोथ फेज होता है. तो पहला फेज हो गया इंट्रोडक्शन और दूसरा फेज हो गया ग्रोथ. जैसे ही आपने दोनों फेजेस को आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों फेजेस के बारे में लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व. तो इंट्रोडक्शन स्टेज एंड द ग्रोथ स्टेज इज योर आंसर. ठीक है. नंबर 7, राजीव आर्या ओन्स एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर. कैसी कंपनी है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंपनी है. द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव with 4 other manufacturers offering similar products.
and achieving comparable sales volumes. ठीक है. Additionally, these rivals firm hold several patents related to the vacuum cleaner technology. The supplier has base for raw material is extensive with multiple suppliers available. Identify and explain the significant forces from Porter's 5 forces framework that are relevant to the Rajiv Arya's company. Now, in this question, दो फोर्सेस का हमें हाईलाइट किया गया है. अगर हम शुरू में देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव आर्या एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपनी रन कर रहे हैं और इनके 4 मेजर विद 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट. 4 मेजर मैन्युफैक्चरर है जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं कंपेरेबल प्राइसेस पे, कंपेरेबल सेल्स वॉल्यूम के साथ. साथ ही साथ इन राइवल्स फर्म्स के पास पेटेंट्स भी हैं वैक्यूम क्लीनर टेक्नोलॉजी का. राइट. तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमें कौन सा फोर्स बता रहा है? तो हम कहते हैं सर ये वाला पार्ट आपको बता रहा है राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स. राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स. तो पहला पार्ट हमें एक फोर्स बता रहा है राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स, और वो राइवलरी का आधार क्या है वो भी यहां बहुत क्लियरली मेंशन्ड है क्वेश्चन में ही. राइट. सेकंड कह रहा है द सप्लायर बेस फॉर रॉ मटेरियल इज एक्सटेंसिव विद मल्टीपल सप्लायर अवेलेबल. तो मल्टीपल सप्लायर है. हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. तो सेकंड जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. इसके अलावा और किसी चीज का जिक्र नहीं है. क्या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात की जा रही है? नहीं. क्या न्यू एंट्रेंट की बात की जा रही है? नहीं. न्यू एंट्रेंट नहीं हो गया, सब्स्टिट्यूट नहीं हो गया और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर नहीं हो गया. तो बचा कितना? 2 फैक्टर, राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. इसी 2 की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है. जैसे ही आपने दोनों फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि इसके कंटेक्स्ट में अपना आंसर फ्रेम कर दो. एज सिंपल एज इट इज. कॉम्पिटिटिव राइवलरी विल बी सिग्निफिकेंट. ये तो हो गया राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स. देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. बट हाउसमेड्स को एज अ सब्स्टिट्यूट यहां दिखाया गया है. तो ये तो पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है ना. क्वेश्चन हमें 2 फोर्सेस को इंडिकेट कर रहा है. सिग्निफिकेंट फोर्सेस हमसे पूछ रहा है. तो 2 सिग्निफिकेंट फोर्सेस हमें क्वेश्चन में दिख रहा है. इसके अलावा अगर अपनी तरफ से आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कंपनी है, तो वो अलग बात है. बाकी 2 को अगर आप लिख के आते हैं यू विल गेट योर फुल मार्क्स. ठीक है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8. दूसरा भी आपको दिख जाएगा कहीं. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सप्लायर्स द पावर दैट सप्लायर कैन एक्सर्ट विल ऑल्सो बी लो. है ना. तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होगा? लो होगा. तो सर इसको लिखते वक्त क्या मैं 2 पैराग्राफ में लिखूं कि पहले में लिख दिया राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, उसको एक्सप्लेन कर दिया. दूसरे पैराग्राफ में लिख दिया कि सप्लायर का जो बार्गेनिंग पावर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ, कि यहाँ सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कम होगा तो कंपनी के लिए फायदेमंद है. तो क्या मैं इसे 2 पैराग्राफ में लिखूं? बेस्ट वही होगा कि आप इसे क्या करो, 2 पैराग्राफ में लिख दो. इस आंसर फॉर्मेट को फॉलो ना करो. ज्यादा ईजी होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा, आपका आंसर ज्यादा इंप्रेसिव होगा. Question number 8. Suresh Singhania is the owner of an agri-based private company in Sangrur, Punjab. His unit is producing puree, ketchups and sauces. ठीक है. While its product have significant market share in the northern part of country, the sales are on decline in last couple of years. Sale क्या है? Decline हो रहा है. He seeks help of a management expert who advise him to first understand the competitive landscape. फिर से देखो वही आ गया. Same question है. तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. स्टेप्स पूछा जा रहा है कि बताओ सुरेश सिंघानिया को कितने स्टेप्स में को फॉलो करने की जरूरत है. हम जानते हैं 5 स्टेप होते हैं. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, मतलब हु आर द कॉम्पिटिटर्स. अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, मतलब व्हाट आर दे सेलिंग. डिटरमिन देयर स्ट्रेंथ, डिटरमिन देयर वीकनेसेस एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर. दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. इको कैरी बैग्स लिमिटेड और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी has seen a potential in the ever-growing awareness around hazards of plastic and the positive outlook of the society towards recycling and reusing plastics. बताया था ना, घबराना नहीं है ना. तो भूमिका है ये. बस आपको ध्यान में क्या रखना है, किस चीज में है भाई? रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग्स की हम बात कर रहे हैं. A major concern for Eco Carry Bag Limited are the paper bags and cloth bags. Even though they are costlier than recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the consumer. ऐसा हो रहा है ना कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट भी आप पेपर और क्लोथ बैग को प्रेफर कर रहे हैं.
यही प्रॉब्लम इको कैरी बैग फेस कर रहा है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट कॉम्पिटिशन फ्रॉम पेपर बैग एंड ओल्ड क्लोथ बैग फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. है ना, ये किधर से किधर आएगा, राइट. चला देखो, हमने क्या कहा था कि इको कैरी बैग क्या कर रहा है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग में डील कर रहा है और इसको थ्रेट आ रहा है पेपर बैग से और क्लोथ बैग से. सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या पेपर बैग और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग क्या ये दोनों सेम सेक्टर हुआ? हम कहते हैं सर नहीं, प्लास्टिक बैग और ये पेपर बैग सेम सेक्टर नहीं हुआ, इनका मटेरियल अलग है पूरी तरह से. तो जाहिर सी बात है, हो क्या रहा है कि ये जो प्लास्टिक से बना हुआ बैग है या पेपर से बना हुआ बैग है, दोनों ही प्रोडक्ट सेम नीड को एड्रेस कर रहा है. दोनों ही प्रोडक्ट सेम नीड को एड्रेस कर रहा है. तो पेपर बैग एंड क्लोथ बैग इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. ये क्या है बेसिकली, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है किसका, प्लास्टिक बैग है. प्लास्टिक बैग की जगह इनको यूज किया जा सकता है क्योंकि ये सेम पर्पस को फुलफिल कर दे रहे हैं. सो ये क्या बन गया, इसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन गया. आपको कहा गया है कि भाई आइडेंटिफाई करो कौन सा फोर्स है ये, तो क्या बोलोगे, फॉल्स अंडर द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फोर्सेस. क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कैटेगरी में हम इसको प्लेस करेंगे. और फिर आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में लिखो इसके कंटेक्स्ट में. और आप जानते हो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किस तरह से प्रेशर एक्सरसाइज करते हैं, उसी के आपको इसमें आंसर करना है अपना. नंबर 10, बेबी टर्टल इज ए चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड दैट हैज बीन क्रिएटेड अ न्यू एज. फिर से कह रहा हूं, पेशेंस रखना, हड़बड़ाना मत. ये मत सोचना कोई बात नहीं मैं पीडीएफ पढ़ लूंगा, बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा. पूरा वीडियो देखो, एक एक क्वेश्चंस को देखो. और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी दो रिवीजन मैं आपको करा चुका. एक डिटेल रिवीजन था, एक 1 आवर 1 चैप्टर रिवीजन आपका चल रहा है. तो वो काफी अब अलग, इतनी चीजों को, इतने मटेरियल को आप पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल चले जाओगे ना, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम करने से. बहुत ही आसानी से आप एग्जाम करोगे, राइट. सो बिल्कुल पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को देखो, एक एक क्वेश्चन पे सोचने की कोशिश करो. बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रंस क्लोथिंग ब्रांड दैट हैज बीन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डायपर्स. ये हमारा मेन पॉइंट हो गया. द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज बीन दैट नॉट मेनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, thinking it is not viable. However, customers, majorly working mothers, are loving their product. So washable diaper hai, mothers are okay with the product. The core material needed for the production is also used in many other waterproofing product in the various industry. तो other industry में भी उस raw material का इस्तेमाल हो रहा है. Now, Baby Turtle sources this material from a renowned supplier at a comparatively low prices. Baby Turtle क्या कर रहा है, एक बड़े सप्लायर से लो प्राइसेस पे उस रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहा है. Which of the 5 forces of competitive pressure would Baby Turtle experience due to above setup, and what are the major factors that create such pressure for a product? Do you think Baby Turtle has an advantage in some way to fight off the pressure? ये सारी बातें आपके सामने रखी गई है क्वेश्चंस के फॉर्म में. सो आप क्या कह रहे हो कि टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम ए रिनाउंड सप्लायर एट अ कंपैरेटिवली लो प्राइस. यानी कि इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर इंडिकेटिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. इसकी बात की जा रही है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात की जा रही है, राइट. एंड मदर्स आर लविंग देयर प्रोडक्ट, राइट. क्यों ऐसा है, बेसिकली क्योंकि ये वॉशेबल डायपर्स, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को भी आप ला सकते हो. सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की आप बात कर लो और सप्लायर की आप बात कर लो. ये दो फोर्सेस को आप क्या करोगे, सेंटर में रखोगे. इसके आधार पर आप अपना आंसर कर दोगे. बेबी टर्टल वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर as a competitive pressure for their washable diaper product. This is because the core material for production is sourced from a single supplier who is renowned and in position to create pressure in terms of what? Prices. जैसे अगर उनका प्रोडक्ट क्या है, क्रूशियल है बायर के लिए, राइट. Substitute to the material required for production are not available. आप एक ही रिनाउंड सप्लायर से परचेज कर रहे हो, इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो जब प्रेशर एक्सरसाइज करेगा तो बार्गेनिंग पावर हाई होगा, आप पे डेफिनेटली प्रेशर आएगा. सप्लायर्स कैन मैनिपुलेट स्विचिंग कॉस्ट, सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट. सो उससे आपके मार्जिन पे प्रेशर आएगा. सो क्या हम बार्गेनिंग पावर बायर को भी हाईलाइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों का इंडिकेशन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में. अजय, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से एक्सपीरियंस कर्व के बारे में आपको बताना है. आप जानते हैं विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ क्युमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आर कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस. सो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस कर्व पे. फिर देन यू हैव द पीएलसी. आप जानते हैं 4 स्टेज का प्रोसेस होता है हमारा. इट्स अ कर्व बेस्ड ऑन सेल्स एंड टाइम. तो इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन है,
इस क्वेश्चन को देखना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद द कंपटीशन, इस क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। अटपटा है थोड़ा बट देख लेना है इसको, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, राइट। चैप्टर नंबर 2 किसकी बात कर रहा था? एक्सटर्नल एनालिसिस की बात कर रहा था। चैप्टर नंबर 2 में हमें कहाँ केयरफुल रहना है, किस तरह के क्वेश्चंस में केयरफुल रहना है। तो आपने देखा बहुत अच्छी तरह से कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही अब्रप्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पेस्टल फ्रेमवर्क आपसे पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको पेस्टल को ड्रॉ करने को बोल देंगे। यू हैव टू थिंक ऑफ द फैक्टर्स देन, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि इंडस्ट्री का सिर्फ नाम मेंशन्ड है और आपसे फर्दर एनालिसिस करने को बोला जा रहा है, तो उस समय में आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी ना। आप कितना जानते हो इंडस्ट्री के बारे में और कितना जनरल नॉलेज रखते हो, आप बहुत ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज की भी हमें जरूरत फिलहाल नहीं है, उसके बारे में आप कितना अच्छा लिख सकते हो। ओवरऑल व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके नॉलेज के आसपास ही होना चाहिए। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट का टारगेट कॉन्सेप्ट ही है, दे वांट टू नो द कॉन्सेप्ट। हाँ, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन जो है कि आप भाई समझ पा रहे हो या नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत लेंदी करके डाला जा रहा है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, इंटरप्रिटेशन एक अलग एस्पेक्ट है। अदरवाइज जो टेस्टिंग का आधार है ना, वो अभी भी नॉलेज ही है, वो फैक्ट ही है। दे आर आस्किंग नथिंग बट द फैक्ट एंड द नॉलेज। तो बहुत डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको नहीं करना है। जहां तक एप्लीकेशन का सवाल है, वो एप्लीकेशन एमसीक्यू में आपको चेक कर लेते हैं टू सम एक्सटेंट, राइट। आज ये चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, किसका? इंटरनल एनवायरनमेंट का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, a beverage company is launching a new line of energy drinks targeted at health conscious consumers. The strategic manager wants to study the market position of rival companies in the energy drink segment. Which tool can be used? Now see this, इसकी बात की जा रही है, मार्केट पोजीशंस को एनालाइज करने की बात की जा रही है। और मार्केट पोजीशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं? तो मार्केट पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने कहा था कि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट कंपनी को देखना होता है, अपने पोजीशन को देखना होता है। और इसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है which tool can be used for this analysis and what is the procedure to implement it effectively। 4 स्टेप में हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपको एसजीएम को रेफर करना है कि ये टूल यूज होगा स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का, और फिर आपको सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो क्या कहा हमने कि मैनेजर कैन यूज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक ग्रुप which consist of rival firm with similar competitive approaches and positions। We know that what is a strategic group। हम कहते हैं ये ग्रुप होता है जिसमें हम सिमिलर नेचर सिमिलर स्ट्रैटेजी के कंपनीज को प्लेस करते हैं, राइट। सो दिस इज इट, दिस इज योर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। और फिर हमें क्या करना है, उसके स्टेप्स को लिख देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन वेरिएबल्स के आधार पर हम कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम प्लॉट करते हैं फॉर्म को ऑन 2 वेरिएबल मैप। फिर जो फॉर्म जिस कैटेगरी में आता है उसको उसके साथ हम प्लेस कर देते हैं, और फिर उसके हम चारों तरफ क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ कर देंगे। दैट इज इट। तो दिस इज योर 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेट क्वेश्चन था, कहीं कोई ग्लिच, कहीं कोई ट्विस्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, Easy Life Corporation, a leading manufacturer of consumer electronics, is considering launching a new line of smart home devices. As a strategic manager, conduct a SWOT analysis of Easy Life Corporation to assess the feasibility and potential success of this new venture. Consider both internal and external factors that could impact the success of the new product line. Again, इस क्वेश्चन में नो मच इंफॉर्मेशन इज गिवन, और आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, अपने नॉलेज का यहां इस्तेमाल करना होगा, राइट। यहां काम आएगा कि आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, स्मार्ट होम्स के बारे में आपके पास क्या नॉलेज है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को दैट कुड इंपैक्ट द सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट यू हैव टू सी, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर द SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सो हाइपोथेटिकल होगा, सब कुछ मैं पहले ही आपको बता दूं, और सबका आंसर एक दूसरे से वैरी करेगा। आप जानते हैं स्ट्रेंथ पॉजिटिव होता है, इंटरनल होता है, वीकनेस नेगेटिव होता है, इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव होता है, एक्सटर्नल होता है, और थ्रेट नेगेटिव होता है और एक्सटर्नल होता है। तो आपने क्या करना है, 4 फैक्टर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का लिस्ट करना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नंबर 3, ABC Limited is a beverage manufacturing company. It chiefly manufactures soft drinks. The products are priced on the lower side, okay, which has made the company a leader in the business. Currently, it holds 35% of the market share. The R&D of the company developed a formula for manufacturing sugar-free beverages. ठीक है, नया प्रोडक्ट ला रहा है। On successful trial and approval by the competent authorities, the company was granted to manufacture sugar-free beverages
The company is the pioneer to launch sugar-free beverages which are sold at a relatively higher prices. Now see this, पहले ये क्या कर रहे थे, लोअर प्राइसेस पे बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक को बेच रहे थे. अब इनके पास एक नया फॉर्मूला है शुगर फ्री बेवरेजेस का, जिसको ये हायर प्राइसेस पे बेच रहे हैं. This new product has been accepted widely by a class of customer. Accepted widely by a class of customer. These products have proved profitable for the company. Identify the strategy employed by the company ABC Limited and mention what measures could adopted by the company to achieve the employed strategy. दो क्वेश्चन है यहाँ. सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई गई है, और ये बहुत आसान है समझना, बहुत इजी है समझना. आप इसको बहुत अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से दिमाग में आ भी गया होगा. आप हाई प्राइस की बात कर रहे हैं और शुगर फ्री बेवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग. इसका मतलब क्या हो गया, और दैट इज एक्सेप्टेड बाय वाइडली बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर्स. सो इट्स वेरी सिंपल दैट द स्ट्रैटेजी इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. ये कैसी स्ट्रैटेजी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करते हो, और जिसके लिए आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो अपने कस्टमर से. दैट व्हाट द एबीसी लिमिटेड इज डूइंग हियर. तो स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी. अब आपका ये तो पहले सवाल का आंसर हुआ, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड. आपने कहा डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. फिर दूसरा कह रहा है कि व्हाट मेजर्स कुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू अचीव द एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजी. अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पढ़ा था आपने, याद करो. अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, दैट विल बी योर आंसर. स्ट्रैटेजी कौन सी है, आप क्या कहते हो, एबीसी लिमिटेड हैज ऑप्टेड द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. उसको थोड़ा बहुत ब्रीफ किया और आगे बढ़ेंगे. अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी स्ट्रेट थियरी है, straight theory hai. If you are ready with the concept and you have the content, you can easily write the answers. Number 4, important है कि आप strategy को identify कर पाओ, उसमें किसी तरह की गलती ना हो. In spite of high commodity inflation, shortage of components and the threat of third wave of COVID-19 pandemic in India, manufacturers of packaged goods, home appliances and consumer electronics are expecting the business to grow by 12 to 25% in the coming months. After 1.5 years of disruption, manufacturers are now confident about managing their inventories better, keeping their supply channel well stocked and preparing themselves to minimize the impact of any COVID-related restrictions, even as they gear up for the festive seasons, which usually account for 25 to 35% of their yearly sales. The home appliances sector could be an example. After a dismal April-June quarter in the year 2021, producers of the air conditioner, refrigerators and the washing machines are expecting the business to grow by 15 to 20% in the months to come. All the companies operating in the sector have geared up to grab the opportunities available in the market. A leading company in the home appliances domain, XSP India, is planning to launch various innovative product design and offer loyalty programs to lure consumers. With reference to the Michael Porter's generic strategy, identify which strategy XSP India has planned for. Explain how this strategy will be advantageous to the company to remain profitable. Now tell me, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, यहां से क्वेश्चन शुरू होकर यहां तक जा रहा है, राइट. आपको पता है ये पूरा थियरी जो है ना, इसकी आपको जरूरत ही नहीं है, राइट. यहां देखो, यहां है आपका एक्चुअल क्वेश्चन. आपसे कह रहा है कि XSP is planning to launch various innovative product design and offer loyalty program. वेरियस इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन एंड ऑफर लॉयल्टी प्रोग्राम, मतलब ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. हम जानते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट आप किस में लेके आते हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में लेके आते हो. इनोवेटिव प्रोडक्ट आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में लेके आते हो. तो जैसे ही ये कह रहे हैं कि XSP इज प्लानिंग टू लॉन्च वेरियस इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइंस एंड ऑफर लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू ल्यूर कंज्यूमर्स, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी तो आपको इसी पैराग्राफ में आइडेंटिफाई हो जाता है. बट फिर मैं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन को पढ़ना जरूर होगा एग्जामिनेशन में, बट लेंथ ऑफ क्वेश्चन से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली नॉलेज बेस्ड होगा. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बहुत ज्यादा मिक्स मर्ज भी आपको दिखाई नहीं देगा. एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट को डाल के उसको टफ किया जाए, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ एमसीक्यू में दिखेगा आपको, राइट. सो डिफरेंशिएशन इज आवर आंसर. कौन सी स्ट्रैटेजी है, आइडेंटिफाई विच स्ट्रैटेजी. तो हमने कहा ये तो आंसर मिल गया मुझे, डिफरेंशिएशन. अब कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ दिस स्ट्रैटेजी विल बी एडवांटेजियस. तो हमें एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लिख देना है. हम जानते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ 5 फोर्सेस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्सिडी प्रोडक्ट एंड राइवलरी अमंग फर्म्स, द फर्म विल बी प्रॉफिटेबल. यही तो आइडिया है ना. तो हमें क्या करना है, XSP इंडिया प्लान फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी
ठीक है, और हमने क्या करना है, हमें पांचों बेनिफिट को लिख देना है, दैट्स इट, राइट, हमें पांचों बेनिफिट को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित सोधी runs a charitable organization for promotion of sports in the country. His organization conducts regular free training camps for youths interested in the playing cricket, football, hockey, badminton and so on. ठीक है, many of his trainees have reached national level contests. Rohit noticed that with success of IPL tournament, there is an increasing trend to extend similar format in other sports as well. He wishes to know how the development is going to help sport and to which industry it will offer opportunities and threat. तो अगर आईपीएल के तरह का गेम का ऑर्गेनाइजेशन बाकी भी एरिया में होने लगे, जो कि ऑलरेडी अब हो रहा है, तो उसका असर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से क्रिकेट में आईपीएल होता है, उसी तरह का फॉर्मेट अगर फुटबॉल में हो, हॉकी में हो, बैडमिंटन में हो, अदर गेम्स में हो, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, हाउ द डेवलपमेंट इज गोइंग टू हेल्प स्पोर्ट्स एंड टू विच इंडस्ट्री इट विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। किसके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, किसके लिए थ्रेट होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। देखो, विद द सक्सेस ऑफ आईपीएल, पूरा आंसर देखो इसमें, लीग मैचेस आर टेकिंग प्लेस इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। दीज आर हेल्ड इन अ ग्रैंडर मैनर बिटवीन सेवरल टीम्स। League matches in magnificent manner now take place in football, kabaddi, hockey, etc. Yes, these are happening already. These events are profit and entertainment driven. These are going to help sports in India by generating interest in sport, making them more popular, increasing quality of competition and bringing money into sports. In fact, all kinds of sports. बात आई अपॉर्चुनिटीज थ्रेट की। स्टेडियम के लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया। जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, मीडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, होटल इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, लोग जाके रुकते हैं वहां। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो अदर जो सिनेमाज वगैरह हैं, थिएटर्स वगैरह हैं, सीरियल्स वगैरह हैं, इनके लिए डिसएडवांटेजेस होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, पीपल विल वॉच मोर स्पोर्ट्स, सो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नुकसान होगा, थ्रेट होगा। इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन नॉन स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स इवेंट में है उनका तो फायदा होगा, लेकिन जो नॉन स्पोर्ट्स इवेंट में है उनका नुकसान होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आपको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पहले आया था, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Mr. Banerjee is head of marketing department of a manufacturing company. His company is in direct competition with 13 companies at a national level. 13 कंपनी के साथ इनका डायरेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। He wishes to study the market position of the rival companies by grouping them into like positions. और आप जानते हैं, when we group firms into like position, then that is called as a strategic group. उसको क्या कहते हैं, strategic group। और स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग की मदद से ही हम अपने मार्केट पोजीशंस को समझ पाते हैं। नेम द टूल दैट में बी यूज्ड बाय मिस्टर बैनर्जी, क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग यूज होगा। और एक्सप्लेन द प्रोसीजर, तो कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स बेस्ड ऑन विच कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड, नंबर 1, प्लॉट द फर्म्स ऑन 2 वेरिएबल मैप, नंबर 2, assign firm that fall in the same strategy in the same group and draw a circle around each group, राइट। इस तरह से हम क्या कहते हैं, 4 स्टेप में हम इसको कैरी आउट करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना। मोहन हैज ज्वाइंड द न्यू सीईओ ऑफ ज्वाइंड एज द न्यू सीईओ ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन एंड एम्स टू मेक इट अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years। मुझे पता है कि थोड़ी सी थकान सी होती है ना, और ऐसा मतलब क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मैं रुक भी नहीं रहा हूं आपका, क्योंकि मैं चाहता हूं कम समय में आप कवर करो, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो धैर्य रखना है, क्या रखना है, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि सारे चैप्टर के केस सिनेरियोस का देखने का मतलब है ये रिफ्लेक्ट करेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में, आपको याद आएंगी, यहाँ सर ने ऐसा बोला था, इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करके आंसर करना है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग आंसर्स, तो स्टिक टू इट। एम्स टू मेक अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। He aims to develop competencies for manager for achieving better performance and competitive advantage for the XYZ corporation. तो competency build करने की बात हो रही है, competitive advantage create करने की बात हो रही है। Mohan is well aware of the importance of the resources and capabilities in generating competitive advantage. We know that. देख रहे हो ना क्वेश्चन किधर जा रहा है। Discuss the 4 major characteristics of resources and capabilities required by the XYZ corporation to sustain the competitive advantage and its ability to earn profit from it. So आपसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट आंसर होगा। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी, ये 4 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कहते हैं, व्हिच इज शुड बी देयर टू क्रिएट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स,
ठीक है। बिजनेसेस फेस सीवर कंपटीशन एंड एग्रेसिवली मार्केट देमसेल्फ विद ईच अदर, ठीक है। लग्जरी जेट, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इज अ प्राइवेट, सर आपके तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब उसके ऊपर वाला लाइन क्या था, वो भूमि का था ना, कुछ ही नहीं था वो। जानबूझ के क्वेश्चन को लेंदी किया जाता है ना कि बच्चा थोड़ा सा परेशान हो। लग्जरी जेट इज अ प्राइवेट दिल्ली बेस्ड कंपनी with a fleet size of 9 small aircrafts with seating capacity ranging between 6 to 9 seats. तो 9 ही इसके पास स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं, 6 से 9 लोग एक एयरक्राफ्ट में बैठ सकते हैं। दीज एयरक्राफ्ट आर चार्टेड बाय बिग बिजनेस हाउसेस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। मार्केट बहुत स्पेसिफिक है, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं और जो नेटवर्थ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वही बेसिकली इनके क्लाइंट हैं। विद कस्टमाइज्ड टूरिज्म पैकेज, their aircrafts are also often hired by the foreigners. Identify and explain the Michael Porter's generic strategy. देखो, market limited, right? Product very high quality product, जाहिर सी बात है वो ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे। तो what we are saying here कि सर ये फोकस्ड है। पहली बात तो ये क्या हो गया, फोकस्ड हो गया क्योंकि ये निश को टारगेट कर रहा है, और साथ ही साथ फोकस्ड के साथ क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है अपने आप को। सो ये क्या होगा, स्ट्रैटेजी हमारा फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगा। तो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो हुआ है, फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगा, है ना। So adopting focused differentiation strategy, focused differentiation strategy हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बारे में लिख दो 2 लाइन, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, Genex is a company that design, manufacturers, sell computer hardware and software. Genex is well known for its innovative product that has helped the company to have advantage over its competitors. आगे देखना, 1-2 क्वेश्चन गलत भी है, तो आंसर दिया इंस्टीट्यूट ने, दैट इज रॉन्ग। हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ आंसर से बिल्कुल भी हम इत्तेफाक नहीं रखते, पूछा कुछ जा रहा है, लिखने के लिए सब कुछ डाल दिया उन्होंने स्टडी मैट से उठा के, तो हमें एग्जाम में वैसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए जहां जहां हाईलाइट करता हूं अकॉर्डिंगली मार्किंग करते हुए चलना। Genex is well known for its innovative products that has helped the company to have advantage over its competitors. It also spend on research and development and concerned with innovative softwares. Often the unique features of their product that are not available with their competitors help them to gain competitive advantage. Unique feature है जिसके आधार पर उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन हुआ। Genex using the strategy is consistently gaining its position in the industry over its competitors. Identify and explain the strategy. ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, राइट। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, यूनिक प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट के मदद से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसके मदद से वो इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जाहिर सी बात है वो सरप्लस प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज कर रहे होंगे, नॉट अ डाउट, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, Sohan and Ramesh are 2 friends who are partners in their business of making biscuits. Sohan believe in making profit through selling more volume. More volume. More volume का कंडीशन कब आता है, जब कॉस्ट लीडरशिप होता है। हमने कहा कॉस्ट लीडरशिप में हमारे पास एक कंडीशन होता है कि हमारा सेल्स वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो सोहन इसी सोच का है, सोहन सोचता है कि वो प्रॉफिट बनाएगा बाय सेलिंग मोर ऑफ प्रोडक्ट्स। Hence he believe in charging lesser price to the customers. ये कह रहे हैं हम कम चार्ज करेंगे, दैट्स ओके, बट हमारा वॉल्यूम हाई रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सो इसका मतलब सोहन की स्ट्रेटजी क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। सोहन की स्ट्रेटजी क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। आगे बढ़ो। रमेश हाउएवर of the opinion that higher prices should be charged to create an image of exclusivity, and for this he proposes that the product to undergo some changes. जबकि रमेश कह रहा है कि हम हायर प्राइसेस चार्ज करें, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें, फीचर्स ऐड करें प्रोडक्ट में, और प्राइस के आधार पे एक्सक्लूसिविटी को का इमेज क्रिएट करें, हाई प्राइस चार्ज करें कस्टमर से। इसका मतलब सोहन की स्ट्रैटेजी क्या है, तो हम कहते हैं सर सोहन की स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन। रमेश कॉस्ट लीडरशिप की बात कर रहा है कि हाई वॉल्यूम बेचेंगे, लो प्राइस पे बेचेंगे, जबकि सोहन क्या कह रहा है कि नहीं, हम डिफरेंशिएट करेंगे, यूनिकनेस क्रिएट करेंगे और हाई प्राइस पे बेचेंगे। तो सोहन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और रमेश क्या हो गया, कॉस्ट लीडरशिप। आपसे कहा गया है कि दोनों के स्ट्रैटेजी को एनालाइज करो, तो क्या बोलोगे आप, सोहन इज ट्राइंग लो प्राइस हाई वॉल्यूम, तो क्या हो गया, कॉस्ट लीडरशिप। एंड रमेश इज ट्राइंग डिजायर टू क्रिएट परसीव्ड वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट एंड चार्ज हायर प्राइसेस, ही इज ट्राइंग व्हाट, डिफरेंशिएशन। दोनों को एक्सप्लेन किया, थोड़ा बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन्फेंट केयर इज अ सक्सेसफुल स्टोर चेन दैट कैटर्स प्रोडक्ट फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड न्यू मॉम्स। ठीक है, न्यू मॉम्स के लिए क्या करते हैं, इन्फेंट केयर प्रोडक्ट बनाते हैं। दे ऑफर एवरीथिंग फ्रॉम नर्सिंग क्लासेस टू स्ट्रॉलर्स, टॉयज, इन्फेंट क्लोथ्स, डायपर्स एंड बेबी फर्नीचर। बहुत प्रोडक्ट रेंज इनका बहुत वाइड है।
ड्यू टू ए वन स्टॉप शॉप फॉर इन्फेंट्स दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट. वो क्या चार्ज कर रहे हैं? प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं. वन स्टॉप शॉप है, सो दे आर चार्जिंग व्हाट? अ प्रीमियम प्राइस. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द इन्फेंट केयर. क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन है, राइट? वो क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि वो एक ही स्टोर में बहुत हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर व्हाट? ऑप्टिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. क्या ऑफर कर रहे हैं वो? differentiation strategy. They have uniqueness and they are charging high price. It means it is differentiation. Number 12. A century-old footwear company, Motor Shoes, had an image of being the footwear choice for formal occasions. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना. In an attempt to reinvent its brand, it tied up with a foreign footwear giant, Bufferin, to manufacture and sell its hide-seek brand in the country. Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual and relaxed footwear for young. Aiming at a brand and image makeover, the Motor Shoes decided to price the hide-seek product at premium. What kind of strategy is it? Right? और उसके एडवांटेज बताओ. Now see in this question, क्या कह रहे हैं कि हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, कैजुअल एंड रिलैक्स्ड फुटवेयर. एक्स्ट्रा सॉफ्ट, कैजुअल एंड रिलैक्स्ड फुटवेयर बनाया इन्होंने, मोटर शूज ने, और इसके लिए ये प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं. तो यूनिक फीचर्स तो हमें यहां दिख ही रही है कि ये यूनिकनेस है, और प्राइस जो है वो हाई है, ये भी हमें साफ साफ दिख रहा है. तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डिफरेंशिएशन. बट यू हैव टू बी केयरफुल हियर. अब इन्होंने क्या मेंशन किया है कि दैट इज फॉर यंग. अब देखो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कह रहे हो ना कि ये प्रोडक्ट आपने यंग के लिए बनाया है, इसका मतलब जो आराम पसंद यंग है, फैशनेबल, राइट, जो फैशनेबल यंग है, उस फैशनेबल यंगस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है. ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, कैजुअल है और रिलैक्स्ड फुटवेयर है फॉर द यंग. तो यंग के फैशन को ध्यान में रखते हुए, और जैसे ही आपने यंग बोला, इसका मतलब आपने एज का रिस्ट्रिक्शन डाला. एज का रिस्ट्रिक्शन डाला, इसका मतलब आप निश पे चले गए, आपने छोटे सेगमेंट को टारगेट किया. अब एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करके आप यूनिकनेस क्रिएट करते हो और हाई प्राइस चार्ज करते हो, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. इसको क्या कहा जाता है? फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है. तो आवर आंसर शुड बी फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. बट हियर इज अ प्रॉब्लम. मोटर शूज इज ट्राइंग टू यूज डिफरेंशिएशन. अब क्या हुआ है कि आंसर भी ये कह रहे हैं, ये आईसीआई का आंसर है कि मोटर शूज जो है वो डिफरेंशिएशन को ट्राई कर रहे हैं. बट ये प्रॉब्लम आ रही है कहां से? यंग से. ये वर्ड यहां नहीं होना चाहिए था, और अगर ये वर्ड यहां है तो ये फोकस डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है. क्योंकि यंग कहने का क्या मतलब हुआ? आप तो ऐसे भी कह सकते थे ना, फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द मार्केट, या फॉर द वाइड क्लास ऑफ कस्टमर्स. आप इस तरह की किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे. आपने यंग का इस्तेमाल किया है क्वेश्चन में, यानी कि आप डिफाइन कर रहे हो मार्केट को बाय एज. सब यंग नहीं होता ना, पॉलिटिक्स थोड़ी है, ये बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है सब यंग नहीं होते. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि आपने मार्केट को डिफाइन किया है बाय एज, और अगर आपने ऐसा किया है, इसका मतलब आप सेगमेंट पे गए, और अगर आप सेगमेंट पे गए तो दिस शुड बी फोकस्ड डिफरेंशिएशन. दो द आंसर गिवन इज अ डिफरेंशिएशन, क्योंकि यंग को ये क्या मान रहे हैं? एम्ड एट अ ब्रॉड मास मार्केट. तो ये यंग को ब्रॉड मास मार्केट मान रहे हैं. तो अगर हम इसको ब्रॉड मास मार्केट माने तो उस कंडीशन में ये डिफरेंशिएशन होगा. अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो सर क्या करें? अब एडवांटेज में देखो, राइवलरी, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करें सर? तो डिफरेंशिएशन लिख के आ जाना. द करेक्ट आंसर इज फोकस्ड डिफरेंशिएशन. Question number 13. Rohit Patel is having a small chemist shop in the central part of Ahmedabad. What kind of competency Rohit can build to gain competitive advantage? बहुत ही डिसरप्टिव क्वेश्चन है. आगे ना एग्जामिनेशन में व्हाट लग जाएगी. आपको सोचना है भाई, एक केमिस्ट शॉप है, राइट? आपको सोचना है कि किस तरह की कॉम्पिटेंसीज चाहिए उसको, लोकेशन से लेके रेंज तक. आप कुछ भी लिख सकते हो, ट्रस्ट में. सो आपने कहा पर्सनल रिलेशन डेवलप करना अपने कस्टमर्स के साथ. आइए भाई साहब, कौन सी दवाई चाहिए, राइट? प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी.
ये भी हो सकता है वो क्या करे, होम डिलीवरी प्रोवाइड करे, सब कर रहे हैं आज के डेट में। स्पीडी डिलीवरी, वो कहते हैं हम तुरंत डिलीवर कर देंगे, आप फोन करो, दवाई का नाम बताओ, हम तुरंत आपको क्या कर देंगे, हम आपको इमीडिएट क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। हैविंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, ज्यादा देर तक दुकान खुली रखेंगे। प्रूविंग इजी क्रेडिट, हम उधार में भी दवाई देंगे, है ना। तो ये सब, इस सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है, एनीबडी कैन आंसर। Number 14, value for money is a leading retail chain on account of its ability to operate its business at low cost. The retail chain aims to further strengthen its top position in the retail industry. Marshall, the CEO of the retail chain, is out of the view that to achieve goal, they should focus on lowering the cost of procurement of product. Marshall क्या कह रहा है, जो procurement of product है उसका cost क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए. So highlight and explain the core competence of the value for money retail chain. आपको क्या करना है, इनके कोर कॉम्पिटेंस को हाईलाइट करना है. इनकी क्या एबिलिटी है, टू ऑपरेट एट लो कॉस्ट. यहां क्या आ गया, पहले पैराग्राफ में कोर कॉम्पिटेंस का डेफिनेशन आ गया. वैल्यू फॉर मनी इज द लीडर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप कॉस्ट लो. ये इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटेंस है, जो क्वेश्चन में मेंशन था. तो कॉस्ट एडवांटेज दैट वैल्यू फॉर मनी हैज क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ हैज अलाउड द रिटेलर टू प्राइस गुड्स लोअर देन द कॉम्पिटिटर्स, है ना. सो इट्स इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन ओनली. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं. अब डिस्क्रिप्टिव पे आ जाओ. सबके आंसर्स गिवन है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ SWOT एनालिसिस, why it is necessary to SWOT analysis before selecting a particular strategy of a business organization. सिंपल सा आंसर है SWOT. छोटा सा एनालिसिस होगा उसका, है ना, देख लेना एक नजर. नाउ वी विल गो टू द चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 का जहां तक सवाल है तो यहां से फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन था, सेकंड एक्सटर्नल एनालिसिस, थर्ड इंटरनल एनालिसिस, फोर्थ इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. अब ये चैप्टर स्ट्रेटजी को डेडिकेटेड है. पूरे चैप्टर में आप स्ट्रेटजी को ही पढ़ रहे होते हैं. हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि चैप्टर के आधे पोर्शन में आप पोर्टफोलियो एनालिसिस को देख रहे होते हैं. वो पोर्टफोलियो एनालिसिस में बेसिकली उसके आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी को ही डिसाइड करते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को ही डिसाइड करते हैं. सो वी हैव टू सी द चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो. बहुत ही वाइटल चैप्टर है ये, क्योंकि जैसा मैंने कहा को आपको इसमें सिर्फ क्या है, स्ट्रेटजीज ही हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नंबर 1, द CEO ऑफ अ टेक्सटाइल मिल बिलीव that his company currently operating at a loss and can be turned around. अभी क्या कर रहा है, करंटली लॉस बुक कर रहा है, लेकिन उसका टर्न अराउंड किया जा सकता है. टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, रिवर्सिंग द नेगेटिव ट्रेंड, यानी कि लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड. डेवलप एन एक्शन प्लान, मतलब टर्न अराउंड का एक्शन प्लान, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. आप क्या करोगे, टर्न अराउंड का एक्शन प्लान बता दोगे. 5 स्टेप होते हैं. स्टेज नंबर 1, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स. स्टेज नंबर 2, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान. 3 में आप क्या करते हैं, इमरजेंसी एक्शन प्लान रोल आउट करते हैं. 4 में रीस्ट्रक्चर करोगे. 5 में रिटर्निंग टू द नॉर्मल. याद होगा आपको डेफिनेटली. क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टेक सॉल्यूशंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. ध्यान देना इस पे. डिस्पाइट द फियर्स कॉम्पिटिशन इन द एरोस्पेस सेक्टर, स्टार्टेक हैज कार्व्ड आउट अ निश फॉर इटसेल्फ बाय फोकसिंग ऑन सर्विंग यूनिक हाई एंड क्लाइंट्स. Unlike its competitors, Startek has chosen not to diversify its target market and instead specialize in providing cutting edge solution to the niche market. इन्होंने कहा हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो निश हमने चूज किया है ना, उस निश को हम अपने जो हमारी स्पेशलाइज्ड स्किल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे. उस निश को बेटर देन कॉम्पिटिशन हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे. ये इनका डिसीजन है. सो अब बोल रहे हैं कि बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी है. ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, बेसिकली ये फोकस स्ट्रैटेजी है बिजनेस लेवल पे. ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये फोकस स्ट्रैटेजी है. ये क्यों फोकस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं और ये स्पेशलाइज कर रहे हैं कटिंग एज सॉल्यूशंस में, और उसी निश को सर्व करने की बात कर रहे हैं. तो दैट व्हाट द फोकस इज ऑल अबाउट. यही बेसिकली फोकस में होता है. द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द स्टार्टेक सॉल्यूशन इज द फोकस डिफरेंशिएशन. राइट. सो डिफरेंशिएशन हम ला सकते हैं यहाँ. डिफरेंशिएशन हम डेफिनेटली ला सकते हैं, और अप्रोप्रिएट होगा कि हम किसकी बात करें, फोकस डिफरेंशिएशन की बात करें. ये क्या है, फोकस डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हाईटेक प्रोडक्ट है ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और निश पे हम टारगेट कर रहे हैं. वी आर नॉट डाइवर्सिफाइंग. तो ये क्या है, फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. इसके बारे में यू हैव टू आंसर. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको फोकस्ड स्ट्रैटेजी का लिखना होगा. फोकस डिफरेंशिएशन का क्या करो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मेंशन कर दो. नंबर 3, अब वो थियरी वाला पार्ट है, वो देख लेना एक बार. आप इस आंसर शीट को भी देख सकते हो. XYZ Corporation is a multinational conglomerate operating in various industries. They have a diverse portfolio of business, including a leading consumer electronics division, a growing e-commerce platform, a mature industrial machinery division, and a newly established software development unit.
अब कह रहा है विच डिवीजन ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज अ स्टार इन द BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। देखो क्या कह रहा है कि इस ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, दिस माइट बी ट्रिकी। क्या कह रहे हैं हम लोग कि इनके पास क्या क्या बिजनेस है। लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, लीडिंग है, ये लीड कर रहा है, तो अगर लीडिंग है इसका मतलब मार्केट शेयर हाई है, राइट। अ ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनके पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो ग्रोथ में है। अ मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन, इनका इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन का क्या स्टेटस है, वो मैच्योर है। एंड ए न्यूली स्टैब्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, और अभी अभी उन्होंने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को स्टैब्लिश किया है। अगर मैं इसको BCG पे डालूं तो जो न्यूली स्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप मुझे बताओगे ये क्या होगा। आप बोलोगे सर ये न्यूली स्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है, इसका मतलब सर ये इंट्रोडक्शन है। न्यूली स्टैब्लिश्ड का मतलब ही हुआ ना इंट्रोडक्शन। इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं सर, हम इसको वाइल्ड कैट भी कहते हैं एज पर द BCG मैट्रिक्स। तो ये मेरा क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। जब मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देखता हूं तो यहां लिखा है ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये ग्रोथ स्टेज में है, यानी कि ये स्टार है। ये क्या है, ये स्टार है मेरा। न्यूली स्टैब्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन मार्क। BCG के सेंस में बोलो, क्या बोलोगे, क्वेश्चन मार्क। BCG के टर्म्स में हमें बोलना है ना, तो क्वेश्चन मार्क बुलाएंगे इसको। और ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या हो गया मेरा, स्टार हो गया। इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन मैच्योर है, तो अगर ये मैच्योर है इसका मतलब ये हो गया मेरा कैश काउ। बचा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये लीडिंग है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ में रख सकते हैं। नाउ सी दिस, हमसे पूछ रहा है कि वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज स्टार, किसको स्टार कहा जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्टार कहा जाएगा। दिस इज आवर आंसर। क्या बोलेंगे, ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाएगा, स्टार कहा जाएगा। So in BCG growth share matrix, division of business units are classified into 4 categories. ये तो हम जानते हैं। A star in the BCG matrix represent a business unit with a high market share in a high growth market. In the scenario, newly established software development unit would be classified as a star, और ये गलत है, ये नहीं हो सकता ना। ये कैसे हो सकता है, न्यूली established आप कह रहे हो, आप उसको स्टार में कैसे डाल सकते हो, है ना। स्टार तो ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही होगा, ये आंसर ही गलत है। आपको क्या करना है, इस लाइन को इग्नोर करना है और आंसर में क्या लिख देना है, अ ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अ ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब आंसर को मैंने एज इट इज रखा है, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने आपको सजेस्ट किया है, उसको मैंने चेंज नहीं किया है। बट अब इस तरह की गलतियां भी हम नहीं कर सकते। अब आंसर में गलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलत लिख के आ जाए, राइट। सो ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हम स्टार कहेंगे, न्यूली लॉन्च्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट को हम स्टार नहीं कह सकते, वो न्यूली लॉन्च्ड है। आपने न्यूली वर्ड क्यों लगाया, आप ना लगाते, है ना। आपने न्यूली वर्ड लगाया तो मैं क्या मानूंगा उसको, मैं उसको इंट्रोडक्शन नहीं मानूंगा ना। या ऐसे लिख देते न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पीरियड, ऐसा बोल देते तो हमें समझ में आ जाता कि उसका इंट्रोडक्शन छोटा था, वो लॉन्च होते ही ग्रोथ फेज में चला गया, तो फिर हम उसको स्टार मानने को तैयार हो जाते। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप कह लो न्यूली एस्टैब्लिश्ड, इसका मतलब ई कॉमर्स ही होगा। आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट क्या होगा, वो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पिज्जा गैलेरिया was India's first pizza delivery chain, enjoying monopoly for several years. However, after the entry of Modino and the Uncle Jack, it is struggling to compete. ठीक है, both Modino and Uncle Jack have opened several eateries and priced the product aggressively. In the last 4 years, the chain has suffered significant losses. The chain wishes to know whether they should go for a turnaround strategy. राइट, अब वो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी उसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लिस्ट आउट द कंपोनेंट ऑफ एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, ये आपको उसको सलाह देना है कि आपको क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ एक्शन प्लान को लिस्ट आउट करना है। तो हम कहते हैं ये अगर लक्षण होते हैं तो हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है ये इस बात को कि द चेन विशेज टू नो दैट वेदर दे शुड अप्लाई टर्न अराउंड। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये फर्म ये जानना चाहती है क्या उनको टर्न अराउंड अप्लाई करना चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई अगर ये सारे सिम्टम्स हैं आपके कंपनी में, जैसे परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है ना,
आपका फिजिकल फैसिलिटी डिटोरिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, आपका प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है कंटिन्यूअसली, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन कर रहा है कंटिन्यूअसली, आपकी कंपनी ओवर साइज कंपनीज है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आप में हैं तो इसका मतलब है आपको टर्न अराउंड अप्लाई करना चाहिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसका जो आंसर है वो बेसिकली आपको सिम्टम्स होंगे या कंडीशंस या इंडिकेटर्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होंगे, वो इंडिकेटर्स को हमने लिखा। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि भाई कंपोनेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, वर्केबल एक्शन प्लान को एक्सप्लेन कर देंगे। 5 स्टेप का होता है। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले भी देखा था, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान, इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, एंड स्टेज 5 में रिटर्निंग टू नॉर्मल। राइट, इन दिस वे वी कैन आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गौतम एंड सिद्धार्थ, two brothers, are the owner of a cloth manufacturing unit located in Faridabad. They are doing well and have substantial surplus fund available with the business. ठीक है, they have different approaches regarding corporate strategy to be followed to be more competitive and profitable. दोनों का अप्रोच अलग अलग है, गौतम का और सिद्धार्थ का। देखते हैं क्या अप्रोच है। देखो, गौतम is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationery such as permanent marker, notebook, pencil and pencil sharpeners, envelope and some other official supplies. Now see this, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, बेसिकली क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये क्लोथ से डाइवर्सिफाई करके किस में जाना चाह रहा है, पेंसिल, शार्पनर, एनवेलप, ऑफिस सप्लाईज, नोटबुक, पेंसिल्स में जाना चाह रहा है। राइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड सिद्धार्थ डिजायर टू स्टार्ट अनदर यूनिट टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट, बट ये रेडीमेड गारमेंट में जाना चाह रहा है सिद्धार्थ, यानी कि गौतम जाना चाह रहा है अनरिलेटेड में, ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, जबकि सिद्धार्थ क्या करना चाह रहा है, रिलेटेड डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। इसका मतलब गौतम की जो स्ट्रैटेजी है वो कॉन्सेंट्रिक है, सॉरी गौतम अनरिलेटेड में है ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट है, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, और सिद्धार्थ क्या है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। डिस्कस द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बिटवीन द टू ब्रदर्स, राइट, एंड विद रेफरेंस टू द पे ऑफ एंड द रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क ज्यादा किसमें होगा, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा रिस्क होगा एज कंपेयर टू रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो आप क्या बोलोगे, गौतम का क्या है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, और सिद्धार्थ का क्या है, सिद्धार्थ का है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड में इसको ले सकते हो आप। रेडीमेड क्लॉथ में जाना चाह रहे हैं ना, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्या बोलेंगे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि पहले क्या मैन्युफैक्चर कर रहा था क्लॉथ, अब किस में जा रहा है, रेडीमेड गारमेंट में। इसका मतलब एक स्टेप आगे जा रहा है अपने प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में, तो क्या बोल देंगे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में भी हम क्या करते हैं, रिलेटेड में ही मूव करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। राइट, सो दिस इज योर आंसर। आ जाओ नंबर 6, रिस्क ज्यादा किसमें होगा, तो हम बोलेंगे सर अनरिलेटेड वाले में। एक्सक्लूडेड कंपनीज फेसिंग कंटिन्यूअस लॉसेस, है ना, पूरा पढ़ूं क्या, एक क्वेश्चन को स्किप करें क्या बिना पढ़े हुए, नहीं पढ़ लो, कभी भी ऐसा मत करो, है ना। वैसे दिख गया ना, कंटिन्यूअस लॉसेस मतलब टर्न अराउंड पूछ रहा है, लेकिन ये तब ना जब आपको चैप्टर पता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको चैप्टर थोड़ी पता होगा क्वेश्चन पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से, वो तो आपको ढूंढना होगा, आपको समझना होगा ना उस बात को। तो देयर इज अ डिक्लाइन इन सेल एंड प्रोडक्ट मार्केट शेयर, द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बिकम अनकंपिटिटिव एंड देयर इज परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, द फिजिकल फैसिलिटीज आर डिटोरिएटिंग एंड एम्प्लॉइज हैव लो मोरल। At the board meeting, the board members decided that they should continue the organization and adopt such measures such that the company functions properly. तो ये पहले शुरू के 4 लाइन में उन्होंने सारे सिम्टम्स बता दिए किसके, सिक कंपनी के, और सिक कंपनी को हम टर्न अराउंड करते हैं। लेकिन क्या टर्न अराउंड सक्सेसफुल होगा, हम इसको भी देखते हैं कि टर्न अराउंड की फिजिबिलिटी है। राइट, तो इसके लिए आपका अगला 2 लाइन कहता है कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हाँ इस बिजनेस को बचाना है। अब आपसे कह रहा है, द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू हायर यंग एग्जीक्यूटिव शामली फॉर इंप्रूविंग द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी शुड शामली अडॉप्ट फॉर दिस कंपनी एंड व्हाट स्टेप नीड टू बी टेकन टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो अब शामली क्या करेगी, शामली को ये बोला गया है बोर्ड के द्वारा कि भाई बचाना है कंपनी को, कंपनी सिक है, बचाना है, क्या करोगे बताओ। तो शामली क्या बोलेगी, सर रिट्रेंचमेंट लगाओ, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगाओ। तो क्या करेगी, ये टर्न अराउंड को अप्लाई करेगी और एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड हमारा क्या हो जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करने का स्टेप्स हो जाएगा। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अप्लाई होगा और एक्शन प्लान, वर्केबल एक्शन प्लान ऑफ टर्न अराउंड हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान, रीस्ट्रक्चर द बिजनेस एंड रिटर्निंग टू द नॉर्मल। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Organo is a large supermarket chain. It is considering the purchase of a number of farms that provide Organo with a significant amount of fresh produce. तो ये एक सुपरमार्केट चेन है और फार्म को परचेज करना चाह रही है, फार्म्स को।
फार्म से प्रोड्यूस जाता है सुपरमार्केट में, यानी कि फार्म्स जो होते हैं वो सुपरमार्केट के सप्लायर्स होते हैं। फार्म्स सुपरमार्केट के कौन होते हैं? सप्लायर्स होते हैं। Organo feels that by purchasing the farms, it will have greater control over its supply chain. That is obvious. Identify and explain the type of diversification opted by the Organo. क्या बोलेंगे? सप्लायर को ही एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप सप्लायर को एक्वायर करते हैं, दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, है ना? तो हम क्या बोलेंगे सर? दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कंटेक्स्ट में आप आंसर करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, विद द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। और आपको याद है ना, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के दो टाइप होते थे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। So when a company try to exercise control over, the suppliers, in that case, that is called as backward integration. And when you buy or you acquire or try to, control the dealers, distributor, or distribution system, in that case, that is called as forward integration. ये दोनों किसका पार्ट होता है? वर्टिकल का पार्ट होता है। With the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred significant losses in all its previous 5 financial years. 5 साल से लगातार लॉस बुक कर रहा है। Currently, they are into manufacturing of cloth made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra, and blends. Competition is also intense on account of cheap imports. The company is facing cash crunch, has not been able to pay the salaries to its employee in the current month. Right? Suggest a grand strategy. हम बोलेंगे देखो आप सैलरी भी नहीं दे पा रहे हो, है ना? कैश क्रंच को आप फेस कर रहे हो, आपका सेल डिक्लाइन हो रहा है, आप लॉस बुक कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो जाहिर सी बात है यू शुड अप्लाई द रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। ये सब के सब लक्षण है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, ओवर स्टाफिंग, मिस मैनेजमेंट, ये सब बताता है आप एक सिक कंपनी हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको टर्न अराउंड करना चाहिए। तो उन्हें क्या अप्लाई करना होगा? उन्हें टर्न अराउंड अप्लाई करना होगा। अगर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फेल होगा, फिर डाइवेस्टमेंट लगेगा, डाइवेस्टमेंट फेल होगा तो लिक्विडेशन लगेगा। राइट? इसमें स्टेप्स नहीं पूछा गया है, तो हमें स्टेप्स बताने की भी जरूरत नहीं है। हमसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी पूछा गया है, हम बोलेंगे रिट्रेंचमेंट लगेगा। रिट्रेंचमेंट में पहला ऑप्शन टर्न अराउंड का लगेगा। टर्न अराउंड से अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना डाइवेस्टमेंट करना होगा। और अगर डाइवेस्टमेंट से भी बात नहीं बनती है तो लास्ट में हम लिक्विडेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्राइवेट लिमिटेड had recently ventured into the business of co-working spaces. Co-working spaces, right? जहां कॉस्ट शेयरिंग होती है और आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो वर्किंग स्पेस को। So co-working spaces, when the global pandemic struck, this has resulted in the business line becoming unprofitable and unviable. तो उन्होंने co-working space में वेंचर किया, बट क्या हो रहा है? ये अनप्रॉफिटेबल, अनवायबल हो रहा है, एंड अ फेलियर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी। हाउएवर द अदर बिजनेस ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड आर रिलेटिवली लेस अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक एज कंपेयर टू द रिसेंट कोवर्किंग स्पेसेस। अदर बिजनेस उनका ठीक है, बट ये टोटली अनप्रॉफिटेबल, अनवायबल हो गया उनका कोवर्किंग स्पेस। अगर आपका बिजनेस अनप्रॉफिटेबल, अनवायबल हो जाता है और कोई इंटेंशन भी नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट इसको बचाने की कोशिश करने वाला है, क्या करेंगे? डाइवेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? डाइवेस्ट करेंगे। दूसरा बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, इसको डाइवेस्ट करेंगे और यहां से जो रिसोर्स फ्री होगा वो हम दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। सजेस्ट स्ट्रैटेजी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम यहां टर्न अराउंड की बात क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा सर सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन हमें ये इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि कंपनी उसको बचाना चाह रही है। इनफैक्ट क्वेश्चन कह रहा है वो अनवायबल है, मतलब उसका अब सर्वाइवल मुश्किल है। राइट? वो टोटली अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उस वेंचर को बंद करना ही हमारे पास ऑप्शन होता है। इन दैट केस वी डू द डाइवेस्टमेंट, और डाइवेस्टमेंट से जो रिसोर्स फ्री होगा उसको हम दूसरे प्रॉफिटेबल वेंचर में क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करेंगे? डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करेगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड। और वहां से जो रिसोर्सेज फ्री होगा उस रिसोर्सेज को वो क्या करेगा? प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट कर देगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। Atrix Limited is a company engaged in the designing, manufacturing and marketing of mechanical instruments like speed meter, oil pressure gauges and so on. ठीक है? Their products are fitted into 2 and 4 wheelers. During the last couple of years, the company has been observing a fall in the market share. This is on account of shift to the new range of electronic instruments. The customers are switching away mechanical instruments that have been the backbone of the Atrix. Customer अब क्या कर रहा है? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उनको ऑटोमेटिक चाहिए सब कुछ, यही बैकबोन हुआ करता था Atrix लिमिटेड का। So they are feeling the pressure. As a CEO of the Atrix Limited, what can be the strategic options available with you? हम तो कहते हैं सबसे पहले चेंज करो आप, क्योंकि आप क्या हो? आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिक्लाइन स्टेज में चलेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट आ चुका है जो आपको सब्स्टिट्यूट कर रहा है धीरे धीरे, तो आपको इनोवेट करना होगा, आपको भी शिफ्ट करना होगा। यही सलाह हम देने जा रहे हैं। इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्विच ओवर टू द न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो ये करो, आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो,
इन्वेस्टमेंट करो, स्विच करो। दे कैन एक्वायर और टेक ओवर अ कॉम्पिटिटर प्रोवाइडेड दे हैव और एबल टू जनरेट एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर ऐसा है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो किसी टेक्नोलॉजी लीडर को, जो कंपनी उस टेक्नोलॉजी में डील कर रही है, उसको आप एक्वायर कर लो। दे मे ऑल्सो कंसिडर अनरिलेटेड ग्रोथ एंड आइडेंटिफाई अदर एरियाज फॉर एक्सपेंशन। हम जानते हैं जब किसी बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन मिलता है या किसी कारण से आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू होता है, तो आप फिर अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी, अदर वेंचर ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी आप देख सकते हैं। इन लॉन्गर रन दे शुड डाइवेस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपको अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्गर रन में डाइवेस्ट करना होगा और अपने आप को शिफ्ट करना होगा उस प्रोडक्ट पे जहां कंज्यूमर का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि आप बेचोगे किसी कंज्यूमर्स को। क्वेश्चन कह रहा है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट ही बदल गया, तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट जिस प्रोडक्ट को लेके बदला है तो आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है। देन दे आर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद द आंसर। एक नजर देख लेना। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब कर देना है आपको। बहुत लेंदी आंसर्स हैं इसमें, आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लेना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है और बहुत हॉट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, राइट। फिर आपका इगर एंड सॉफ्ट पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। बट एज आई टोल्ड यू, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जब हम केस कर रहे थे उसी में कवर्ड है। तो अगर आपका केस सिनेरियो तैयार है तो आपके क्वेश्चंस तैयार है, या आपके क्वेश्चंस तैयार हैं तो आपके केस सिनेरियो तैयार है। बस आपको केस सिनेरियो को अटेम्प्ट कैसे करें, बस वही हमारे लिए मुद्दा है, उसी बात के लिए हम लोग यहाँ हैं अभी। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ANSOP's प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, identify with reason the type of growth strategies followed in the following cases। अब आपको याद होगा आइगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइज इज कंज्यूमर टू ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप ब्रेथ फ्रेश। आप जानते हो इसको बहुत अच्छी तरह से, क्या होगा इसका आंसर? हम कहते हैं सर इसमें कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर कमेंट में हमें बताओ। नंबर 2, A business giant in hotel industry decide to enter into dairy business। So होटल से आप डेयरी जा रहे हो, इसका मतलब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन कैसा है? क्या ये रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? आप आंसर करके बताओगे मुझे। क्या बोलोगे? आप मुझे बताओगे कि ये कॉन्ग्लोमेरेट होगा या कॉन्सेंट्रिक होगा। अगर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है तो वो कॉन्सेंट्रिक होता है, अनरिलेटेड होता है तो कॉन्ग्लोमेरेट होता है। दोनों में से कोई एक है ये। वन ऑफ इंडियाज प्रीमियम यूटिलिटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेंचर टू फॉरेन मार्केट्स। इंडिया से बाहर चला गया, फॉरेन मार्केट में जा रहा है, फॉरेन मार्केट में जा रहा है, तो मार्केट नया बन रहा है, प्रोडक्ट वही है, इसको क्या बुलाते हैं? आंसर करके बताना। और रिनाउंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्चेस अनगियर्ड स्कूटर इन द मार्केट। अनगियर्ड स्कूटर, मॉडिफाई हो रहा है प्रोडक्ट, मार्केट वही है, प्रोडक्ट मॉडिफाई होकर आपको मिल रहा है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं? मार्केट वही है, मार्केट सेम है, बट प्रोडक्ट नया है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस यू हैव टू आंसर। मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको, आंसर दिखाऊंगा तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट चैप्टर, द चैप्टर नंबर 5। Now, chapter number 5 talks about the implementation and evaluation। चैप्टर नंबर 5 किसकी बात करता है? इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन की बात करता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारे स्टडी मैट में जो आंसर्स लिखे गए हैं क्वेश्चंस के, वो आंसर्स लिखने में किसी को कोई मेहनत नहीं होती, वो स्टडी मैट के कंटेंट को उठा के आंसर में डाल देते हैं। आपको उस आंसर के कंटेंट का के लेंथ पे नहीं जाना है, उसके वॉल्यूम पे नहीं जाना है। इतना लंबा आंसर आप एग्जामिनेशन में कभी नहीं लिख पाओगे। अगर ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, कंपाइलेशन जस्ट फॉर द रेफरेंस, आपको बस रेफरेंस की तरह यूज करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये एक ही पर्पस है इसका कि आप देख सको कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप उसके लिए मेंटली तैयार रहो। और जो आप हो चुके हो ऑलरेडी, 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। तो सेम कंटेंट सेम लेंथ पे हमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होगा और ना ही मैं इतना ज्यादा लिख पाऊंगा एग्जामिनेशन में। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर इससे छोटा होगा, राइट। बट आपको ये कोशिश करनी है कि वाइल राइटिंग आंसर्स के आपके पॉइंट्स रेलेवेंट हो, आपके पॉइंट टू द पॉइंट आप लिख सको। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको वही लिख के आना है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 पेज 3 पेज लिखते जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये जरूर हमें टारगेट करना है कि हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, चाहे FM हो या SM हो, दोनों में ही हम क्या करें, 100% अटेम्प्ट करें, राइट। पूरी तरह से कवर करके हम अपने क्वेश्चन पेपर को आए, सब कुछ लिख के आए। पहला क्वेश्चन देखना, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो, इमेजिन यू आर ए कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी embarking on a digital transformation journey। सीधा क्वेश्चन होने जा रहा है। The company's leadership is concerned about managing the change effectively, using the best practices for managing change in small and medium-sized business, outline a strategy to help the company navigate this transformation successfully। अब क्या इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में बच्चे गलती कर सकते हैं? तो आप पक्का गलती कर सकते हो, बट आपको एक चीज समझना होगा
देखो यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। और फिर बताया, फिर पूछा आपसे ये जा रहा है कि ये करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस को कंपनी यूज कर रही है। यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, आउटलाइन द स्ट्रेटजी टू हेल्प द कंपनी नेविगेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली। तो हमें क्या करना है, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा। आगे ना प्योर थियरी पे, ये क्या है, एक टॉपिक ही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला हो गया बिगिन एट द टॉप, सेकंड हो गया इंश्योर दैट द चेंज इज नेसेसरी एंड नॉट डिजायर्ड एंड थर्ड आ गया मेरे पास रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शंस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। एनकरेज कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइज द चेंज इज द नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन, है ना, चेंज हमेशा होता रहता है। सो नंबर 2, a Mumbai based conglomerate PQR Limited has announced a major restructuring of its business operations। थियरी को मैं पूरा थियरी पढ़ के आपको नहीं समझाऊंगा, या पूरा आंसर मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बट हमें पांचों चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देखना है, राइट। सो और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के डिटेल को देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप फटाफट उसको ओपन करो और देख लो। मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट PQR लिमिटेड हैज अनाउंस्ड अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। क्या कर रहा है ये, रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है। वीडियो को तो लाइक कर दिया होगा ना आपने, नहीं किया तो फटाफट करो बालक, क्या सोच रहे हो। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स बिजनेस इनटू 4 सेपरेट यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। 4 यूनिट में ये क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को डिवाइड कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। ईच यूनिट विल ऑपरेट एज अ सेपरेट बिजनेस विद डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी टू द रिस्पेक्टिव यूनिट मैनेजर्स। हर एक यूनिट क्या करेगा, सेपरेटली ऑपरेट करेगा, और उसका क्या होगा, रिस्पेक्टिव यूनिट मैनेजर्स होंगे जिनको डेलीगेट किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। Identify the organization structure that PQR Limited has planned to implement. Discuss any 4 attribute and benefit of the structure. तो देखो क्या है बेसिकली, अगर आप देखो इसको तो ये एक लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट है। क्या कह रहा है कि एक लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट है, मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। सो कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने कहा टाटा कॉन्ग्लोमेरेट, याद है आपको, तो आपने टाटा कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या कहा था, जैसे टाटा है, टाटा पावर है, TCS है, टाटा टी है, वेरियस बिजनेसेस इन विच टाटा इज ऑपरेटिंग, तो आपने उसको टाटा कॉन्ग्लोमेरेट कह दिया। तो ये फर्म भी आपका क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी कि मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। फिर इन्होंने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया और इसको स्प्लिट कर दिया इनटू 4 सेपरेट यूनिट्स। सो 4 सेपरेट यूनिट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आप जब यूनिट्स में बांट देते हैं, दिस इज योर टॉप मैनेजमेंट, और आपने क्या किया, फिर आप यहां आपका कॉर्पोरेट लेवल होता है, फिर आपने क्या किया, यूनिट्स बना दिया। तो इन यूनिट्स को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। इनको क्या बुलाते हैं हम, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स बुलाते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के का अपना मैनेजमेंट होता है जिसको डेलीगेट किया जाता है, और यहां आप ये आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी यहां बनेगा, और बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपका इस लेवल पे बनना शुरू हो जाता है। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे सर दिस इज SBU स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, SBU स्ट्रक्चर है, और उसी के एडवांटेजेस और उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको क्या करना है, लिख देना। बाकी तो प्योर थ्योरी हो गया। फिर जैसे आपने SBU स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको SBU के पॉइंट्स को क्या कर देना है, मेंशन कर देना है, एज सिंपल एज इट इज। आ जाओ नंबर 3, York investors recognizing the importance of aligning its organizational elements with strategic objectives, has strategically invested in training programs, technology and communication system. The company aims to enhance the skills and capabilities of its workforce through comprehensive training initiatives. Simultaneously, York investors leverage cutting-edge technology to streamline its operations and improve overall efficiency. The investment in communication system ensures seamless collaboration and information flow across various departments. Identify and explain the model used by the York investors to achieve its strategic objectives. Right? देखो क्या कह रहा है, aligning its organizational elements with the strategic objectives, has strategically invested in training programs, technology and communication system. The company aims to enhance skills and capabilities of its workforce through comprehensive training initiatives. Simultaneously, York investors leverage cutting-edge technology to streamline its operations and improve overall efficiency. The investment in communication system ensures seamless collaboration and information flow across various departments. बोल रहा है कि भाई किस मॉडल को इसने यूज किया है, राइट? तो हम कहते हैं सर ये 7S फ्रेमवर्क नहीं है क्या,
ये 7S मॉडल है, क्या ये मैकिन्से 7S मॉडल है? याद है आपको 7S, 7 एलिमेंट होते हैं हमारे पास, 7S होते हैं हमारे पास यहाँ, हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट मिला के। ये किस मॉडल की बात की जा रही है यहाँ 7S मॉडल की बात की जा रही है। आपको क्या कर देना है, 7S मॉडल को एक्सप्लेन कर देना है एज सिंपल एज इट इज। आपके पास हार्ड एलिमेंट में क्या होता है, स्ट्रैटेजी होता है, राइट, स्ट्रक्चर होता है और सिस्टम होता है। ये 3 हो गए हार्ड और 4 हो गए सॉफ्ट। शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स, ये आपके क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए। अगर आपको ना मैकिन्से 7S के बारे में जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बताऊं कि इसका बड़ा डिटेल्ड वीडियो विद कॉर्पोरेट एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहां देख सकते हो। आप जाना सर्च कर लेना मैकिन्से 7S मॉडल बाय सुमित पराशर सर, तो यू विल गेट द वीडियो। आप वहां से उसको देख सकते हो। अगर आप 10 मिनट दे के इस टॉपिक को चाहते हो कि पूरी तरह से 100% कमांड में आ जाए, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, या जो रिविजनरी वीडियो है उसमें भी मैंने डील किया हुआ है, तो वहां से भी आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। बहुत हद तक मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। रमेश इज ओनर ऑफ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ ब्रेड्स। यशपाल हिज सन आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी started assisting his father in running of business. ठीक है, the approaches followed by father and son in management were very different. हाँ ना, ये तो होगा ही, generation gap हो चुका है। While Ramesh preferred to use authority and having a formal system of defining goal and motivation with explicit rewards and punishment, Yashpal believed in involving employees and generating enthusiasm to inspire people to deliver in the organization. So दोनों का leadership बिल्कुल अलग है। जहाँ रमेश का जो leadership है ना, ये traditional leadership है, जिसको हम transactional भी कहते हैं। ट्रांजैक्शनल या ट्रेडिशनल लीडरशिप में एक क्लियर डिफाइंड गोल होता है, और जिस गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत ही फॉर्मल मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। एज अ लीडर आप कहते हो कि इस गोल को अचीव करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लेकिन जो यशपाल का जो स्टाइल है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। यशपाल क्या कह रहा है, यशपाल बिलीव्ड इन इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एंड जनरेटिंग एंथुसियाज्म टू इंस्पायर पीपल टू डिलीवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही आप इंस्पायर और एंथुसियाज्म की बात करते हैं, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये किस तरह का लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। तो आप दोनों के लीडरशिप स्टाइल का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो आप बोलोगे रमेश ट्रेडिशनल है या ट्रांजैक्शनल है, और यशपाल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। और ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का डिफरेंस आपको लिखना है। प्योर थ्योरी उठ के आ जाएगा कंटेंट में, और उसका आप क्या करोगे, दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे। देखना क्वेश्चन नंबर 5। सुरेश सिन्हा हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ अ लार्ज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। Advise Mr. Sinha about the leadership role to be played by him in the execution of a strategy. जैसी कहा ना, leadership role in the execution of a strategy. So there are 5 leadership roles. कितने leadership roles हैं? 5 leadership roles हैं. Staying on top what is happening, promoting culture spirit decop, keeping organization responsive to change, exercising ethics leadership and pushing corrective actions. अब देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि इन्होंने 5 लीडरशिप रोल को मेंशन नहीं किया है। तो लीडरशिप रोल में कुछ भी हो सकता है, फिर सच बताऊं तो बड़ा जनरल आंसर इसका लिखा जा सकता है। आप डिफरेंट लीडरशिप रोल्स को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आईसीआई को हमेशा स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है। सो लीडरशिप रोल्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी, तो वो 5 होगा। तो 5 लीडरशिप रोल इन एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी, हमेशा याद रखना है। लीडरशिप रोल इन एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी, तो वो 5 रोल होते हैं हमारे पास। वही 5 रोल्स ऑफ लीडरशिप हमें लिखना होता है। स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग, प्रमोटिंग कल्चर डिकॉप, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंज, एक्सरसाइजिंग एथिक्स लीडरशिप एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। आ जाओ नंबर 6। एथेंस लिमिटेड, एथेंस है या काथेंस है, whatever, a diversified business entity having business operation across the globe. The company leadership has just changed as Mr. D. Bandyopadhyay handed over the pedals to his son Aditya Bandyopadhyay. तो फादर ने क्या किया, बेटे के हाथ में बागडोर संभाल दी। ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, ओके, अब हेल्थ का भी मेंशन है कि डी बंदोपाध्याय बीमार रहने लगे तो बेटे को बोला कि भाई तुम चलाओ, बड़ी अच्छी बात है। आदित्य इज a highly educated with an engineering degree from IIT Delhi. However, being very young, he is not clear about his roles and responsibilities. इसको पता नहीं है कि इसके roles and responsibilities क्या है। In your view, what are the responsibilities of Aditya Bandyopadhyay as a CEO of the company? तो आपको क्या करना है, roles and responsibilities बता देना है लीडर का।
क्या करना है, लीडर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना है, क्योंकि यहाँ बेसिकली आदित्य बंदोपाध्याय क्या होने जा रहे हैं, कंपनी के सीईओ होने जा रहे हैं। उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें मेंशन कर देना है। जैसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, कंपनी में ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना, चेंज को लीड करना, सस्टेनेबल कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम एंड सो ऑन। So Manoj started his telecom business in 2010. Now, over next 5 years, he gradually hired 50 people for various activities, such as to keep his accounts, administration, sell his product in the market, create more customers, provide sales service, coordinate with the vendor, draw the structure. देखो ये टेलीकॉम बिजनेस है, ये टेलीकॉम बिजनेस है, और इन्होंने क्या किया, अपने एक्टिविटीज को फॉर वेरियस एक्टिविटीज दे हायर्ड 50 पीपल। यानी कि इन्होंने क्या किया, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप किया और उसके आधार पे ऑर्गेनाइजेशन का कंस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे आप सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं तो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, राइट। सो बेसिकली मनोज क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कोई डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जिन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में ये 50 पीपल काम कर रहे होंगे, जो अलग अलग काम को देख रहे होंगे। अकाउंट्स भी होगा हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, है ना, सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, सेल्स सर्विस होगा, एंड वेंडर कोऑर्डिनेशन के लिए वी विल हैव पीपल। सो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो आप बोलोगे सर हियर वी विल हैव द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके आधार पे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, फंक्शन के आधार पे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सो मनोज हैज स्टार्टेड द टेलीकॉम बिजनेस, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस, वेंडर कोऑर्डिनेशन, ये फंक्शनल एरियाज हैं। इसके आधार पे ये क्या कर देगा, फंक्शनल एरियाज बना देगा। सो टेलीकॉम ऑपरेशन, अकाउंट एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्केटिंग में आ गया सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस एंड द वेंडर कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज योर आंसर। Now, Moonlight Private Limited deals in multi-product and multi-business. Multi-product and multi-business enterprise. It has own set of competitor. It seems impractical for the company to provide separate strategic planning treatment to each one of its product or business. क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस है, तो इसमें ये डिफिकल्टी आती है कि आप हर एक बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट को आप सेपरेट स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग आप उनके लिए नहीं कर पाओगे, सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं कर दो, दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आपको अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। हम जानते हैं आंसर होगा एसबीओ स्ट्रक्चर। हमें क्या करना होगा, एसबीओ स्ट्रक्चर में बदलना होगा। मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल होता है, एसबीओ स्ट्रक्चर, जहां हर एक एसबीओ स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हो सकता है विदाउट वरिंग अबाउट अनदर एसबीओस। तो आंसर इज व्हाट, एसबीओ स्ट्रक्चर, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन करना था। सानिया प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी। फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी हैज बिकम स्टैग्नेंट। तो कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है पिछले 5 साल से। When scrutinized, it was found that the planning department was performing fairly well, but the plans could not be implemented due to improper use of resources, undesirable tendencies of workers, and non-conformance to the norms and standards. Now, you are hired as a manager, such as the element of process of control to overcome the problem. So, they are asking you the process of control. क्या पूछ रहा है आपसे? Process of control पूछ रहा है, मतलब ये specific answer है इसका। Objective of the business system which could be optionalized into measurable and controllable standards, right? Second, mechanism for monitoring and measuring the performance of the system, a mechanism for comparing the actual result with the standards, detecting deviations, like learning new insights, and mechanism for feeding back corrective and adaptive information. तो जो मेरा कंट्रोल का प्रोसेस है ना, वो बड़ा सिंपल होता है। कंट्रोल के प्रोसेस पे हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था और जो हमने परफॉर्मेंस किया, तो हम ऑब्जेक्टिव को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन से हमें ये पता चल जाता है कि क्या किसी तरह का डेविएशन है। जब हम डेविएशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उस डेविएशन को फिल करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम करेक्टिव एडजस्टमेंट्स को अप्लाई करते हैं। यही कंट्रोल का प्रोसेस होता है जिसको आप 4 स्टेप में शो कर रहे हो यहाँ। ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आ चुका है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के नाम से भी डायरेक्ट, और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है एट टाइम्स, तो आप इसको खास करके देख लेना। आई होप आप मार्किंग कर रहे हो अपनी, आप इसको खास करके देख लेना। एंड देन देयर आर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो जो हमने केस सिनेरियो में डिस्कस किया वही डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये चैप्टर का मेजर पोर्शन इसी में जाता है। आवरग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस तरह का बेनिफिट आपको दे सकता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक चेंज, एक्सप्लेन द चेंज प्रोसेस प्रपोज्ड बाय कर्ट लेविन, राइट। तो आप जानते हो कि 3 स्टेप का हमारा कर्ट लेविन का चेंज प्रोसेस था।
है ना, अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑपरेशनल कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड व्हाट इज स्ट्रेटजिक कंट्रोल, और स्ट्रेटजिक कंट्रोल के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, डिस्कस इस बेसिक फॉर्म्स। तो यानी कि इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के आपको क्या बताना है, यहाँ टाइप्स को बताना है। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के आपको क्या करना है, टाइप्स को बताना है। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल चैप्टर्स, है ना। पांचों चैप्टर्स को हमने क्या किया, पांचों चैप्टर्स के केस सिनेरियोस को हमने देखा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से किस किस तरह से होते हैं, राइट। यू नो, आई होप कि आपने पूरी तरह से सेशन को कंप्लीट किया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, या parasharpathshala.com से उसके फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ करेक्शंस हैं पीडीएफ पे जो मैंने आपको वीडियो में बताया, उसको निश्चित रूप से फॉलो करिएगा। सो वी विल स्टॉप हियर, राइट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का 1 आवर 1 चैप्टर रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, चैप्टर 2 टू चैप्टर 5 का जो आपका 1 आवर 1 चैप्टर का रिवीजन है, दैट विल बी अपलोडेड, राइट। So stay tuned, keep working hard, keep shining.